वसीयत में? धनराज जी ने चश्मा ठीक करते हुए पढ़ना शुरू किया। अधिरा की वसीयत के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, पुणे का बंगला और शिमला का आलीशान फार्म हाउस अब से अनुष्का बिटिया के नाम किया जाता है। ये सुनते ही अमित के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुष्का को? अधिरा ने अपनी सारी मुख्य प्रॉपर्टी अनुष्का को दे दी? अमित के दिमाग में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो एक शातिर खिलाड़ी की तरह खुद पर काबू रखकर चुप बैठा रहा। उधर अनुष्का खुद हैरान थी। उसकी आंखें भर आईं। उसे पैसों का लालच नहीं था, पर वो इस बात से भावुक थी कि जिस बहन से उसने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, उसने मरने से पहले अनुष्का को अपना नॉमिनी बनाया था। अमितेश और संजना भी ये जानकर सुकून में थे कि अधिरा अपनी बहन से कितना प्यार करती थी। धनराज जी ने पन्ना पलटा और आगे कहा, और देश के बाकी अलग अलग शहरों में जो भी कमर्शियल प्लॉट्स और जमीनें हैं, वो अधिरा ने मिथिला चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी हैं। ये अमित कपूर के लिए किसी बहुत बड़े बम ब्लास्ट जैसा था। जिस अकूत धन दौलत को पाने के लिए उसने इतना बड़ा खौफनाक षड्यंत्र रचा था, अधिरा की जान ली थी, वो सब कुछ पल भर में उसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। अब उसका सब्र पूरी तरह टूट चुका था। जिस लालच के लिए उसने अपनी इंसानियत बेच दी थी, उसे वो ऐसे कैसे जाने दे सकता था? अमित अपनी सीट से झटके से उठा और गुस्से में चिल्लाया, लेकिन धनराज सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अधिरा का कानूनी पति हूँ। उसके जाने के बाद उसकी पूरी जायदाद पर पहला हक मेरा बनता है। मेरे जिंदा रहते हुए वो सब कुछ किसी ट्रस्ट या अनुष्का के नाम कैसे कर सकती है? अमित की बात सुनकर वकील धनराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन अधिरा ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो आधी प्रॉपर्टी अनुष्का और ट्रस्ट को सौंप दी जाए। हाँ, मुंबई वाला फ्लैट जिसमें आप और अधिरा बिटिया रहते थे, वो आपका ही रहेगा। धनराज मुस्कुराए, लेकिन उनकी वो मुस्कान अमित को जहर जैसी लगी। धनराज ने आगे बताया, अगर उनके बैंक बैलेंस की बात करें तो उनके पास करीब 50 करोड़ रुपए हैं। इनमें से 25 करोड़ ट्रस्ट के नाम, 10 करोड़ अनुष्का के नाम और 15 करोड़ रुपए उनके माता पिता के नाम हैं। अमित गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं नहीं मानता ऐसी वसीयत को। अधिरा की सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक है, वो सब कुछ मेरा है। धनराज ने शांति से कहा, सॉरी टू से अमित कपूर, लेकिन सामने जो वसीयत है वही सच है। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। अधिरा के सिग्नेचर इस बात का सबूत हैं। अमित लगभग चिल्लाते हुए बोला, नहीं मानता मैं ये वसीयत, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। ये कहते हुए उसने धनराज के हाथ से कागज छीने और उन्हें फाड़ दिया। वहां मौजूद सभी लोग अमित की इस हरकत से हैरान रह गए। हमेशा शांत और चुपचाप रहने वाले अमित का आज एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। वैसे अमित उसका पति था तो उस नाते सब कुछ उसी का होना चाहिए था। फिर अधिरा ने ऐसी वसीयत क्यों बनाई? वहीं नैना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अधिरा ने ऐसी कोई वसीयत बनाई थी। वो हर पल अधिरा के साथ रहती थी, उसे उसकी हर खबर होती थी, लेकिन इतनी बड़ी बात की भनक तक उसे नहीं लगी। अधिरा ने इस बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया था। धनराज ने मुस्कुराते हुए बोले, कपूर साहब, ये तो सिर्फ एक कॉपी थी, ऐसी कई और कॉपियां भी हैं और ओरिजिनल वसीयत मेरे पास सुरक्षित है। अब मैं चलता हूँ। वो अमित पर एक तंज भरी नजर डालकर वहां से चले गए। धनराज के जाने के बाद पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अमितेश को अमित के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अमित उनके दोस्त का बेटा था। अमितेश ने आगे बढ़कर कहा, अमित बेटा, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमें अधिरा का दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, वो सब तुम्हारा ही है। ये सुनकर अमित मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो भी तो यही चाहता था, चाहे अधिरा दे या कोई और, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सबके सामने उसे अपनी झूठी शान भी तो दिखानी थी। अमित ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, अंकल, मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए। तभी अनुष्का बीच में बोल पड़ी, पापा, अधिरा ने कुछ सोच समझकर ही ये वसीयत बनाई होगी। अगर उसे अमित को कुछ देना ही होता तो वो उसे नॉमिनी जरूर बनाती। और पापा, प्लीज आप महान बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं इस आदमी को अच्छी तरह जानती हूँ। अधिरा ना समझ थी जो इसे पहचान नहीं पाई, लेकिन मेरी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। फिर अनुष्का ने अमित की तरफ मुड़कर कहा, और अमित कपूर, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इस घर में दोबारा कदम मत रखना, और ना ही मेरे माता पिता से भीख में कुछ मांगना, समझ गए? अब यहाँ से दफा हो जाओ। अनुष्का की बातें सुनकर अमित गुस्से से कांपने लगा। वो जानता था कि अनुष्का उसे पसंद नहीं करती, लेकिन क्या वो उसके इरादों को भांप चुकी थी? उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ घबराहट साफ दिखने लगी। दूसरी तरफ संजना और अमितेश को अनुष्का से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो अमित को इस तरह सरेआम बेइज्जत करेगी। नैना फटी आंखों से अनुष्का को देख रही थी। अनुष्का ने उसकी तरफ देखा और कहा, नैना, तुम्हारी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित की तरह उसने तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। नैना ने हकलाते हुए कहा, मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था अनु। अनुष्का ने कड़े लहजे में कहा, मुझे अनु मत कहो। अधिरा और मेरे माता पिता के अलावा मैंने किसी को ये हक नहीं दिया है। अगर तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया हो तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। नैना अनुष्का को घूरते हुए वहां से निकल गई। कुछ ही देर बाद अमित भी गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, लेकिन साथ में बदले की भावना लेकर गया। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसी शहर में रति राठौड़ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही थी। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अभी अभी एक ट्रेन आकर रुकी थी। रति एक हाथ में अपना बैग और दूसरे हाथ में मिष्टी का हाथ थामे धीरे धीरे ट्रेन से नीचे उतरी। उतरते हुए लोगों की भारी भीड़ को देखकर वो एक पल के लिए सहम गई। उसने पहले कभी इस तरह का सफर नहीं किया था। हमेशा बिजनेस क्लास फ्लाइट में सफर करने वाली और हाई सिक्योरिटी के बीच रहने वाली रति आज आम लोगों की तरह ट्रेन में सफर कर रही थी। लेकिन वो खुश थी क्योंकि वो आजाद थी उन तमाम रिश्तों से जो सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिके थे।
स्टेशन से बाहर आकर उसने एक कैब बुक की, अपना सामान रखा और मिष्टी को गोद में लेकर बैठ गई। ड्राइवर ने पूछा, मैडम जी कहाँ जाना है? रति ने कहा, भैया यहाँ पास में कोई अच्छी सी सोसाइटी हो तो मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। ड्राइवर ने शीशे में देखते हुए पूछा, नए आए हो आप? रति ने जवाब दिया, जी। ड्राइवर ने रति से कहा, मैडम जी यहाँ पास ही में गीता सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, मैंने सुना है, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। रति ने मुस्कुराकर कहा, जी भैया धन्यवाद। ड्राइवर ने उसे गीता सोसाइटी के सामने छोड़ दिया। सोसाइटी वाकई बहुत खूबसूरत थी। रति ने वहाँ के गार्ड से बात की तो पता चला कि कुछ फ्लैट खाली हैं। उसने मकान मालिक से फोन पर बात की। मकान मालिक विदेश में रहता था और उसे बस घर की देखभाल के लिए एक अच्छे किराएदार की तलाश थी। इस तरह रति और मिष्टी को रहने के लिए एक नया आशियाना मिल गया। लेकिन जब रति उस गार्ड से बात कर रही थी, ठीक उसी वक्त उसके बगल से एक आदमी गुजरा। रति ने एक नजर उसे देखा और वापस गार्ड से बात करने लगी। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ। उसने तुरंत उस आदमी को पलट कर देखा, लेकिन अब उसकी पीठ दिख रही थी। रति ने मन ही मन कहा, ऐसा क्यों लगा जैसे पहले इसे कहीं देखा है। वो आदमी कोई और नहीं, अभिमन्यु था। लेकिन अभिमन्यु उसे नहीं देख पाया था और ना ही रति उसे पहचान पाई थी। पर वो अनजान थे, उनकी किस्मत फिर से टकराने वाली थी। अधीरा का फ्लैट 4th फ्लोर पर था। गार्ड के पास ही चाबी थी। वो उनके साथ ऊपर गया और दरवाजा खोल दिया। 2 बेडरूम का वो फ्लैट फर्नीचर के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे पुराने लोग सिर्फ अपने कपड़े लेकर गए हों, बाकी सारा सामान वैसे का वैसा ही मौजूद था। रति के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात थी। रात होते ही रति ने मिष्टी को खाना खिलाकर सुला दिया। थकान की वजह से वो भी बिना कोई जिद किए जल्दी सो गई। अब रति मिष्टी की माँ बन चुकी थी, इसलिए उसकी हर सोच में सबसे पहले मिष्टी ही आती थी। आगे का जीवन बिताने के लिए उसे एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। जिस घर में वो रह रही थी उसका किराया भी अच्छा खासा था, लेकिन उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो मिष्टी को एक बेहतर जिंदगी देगी। डिनर करने के बाद रति बालकनी में आ गई। बाहर रखे झूले को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ। अधीरा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी हिम्मत नहीं हारती थी। उसे खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस वक्त वो थोड़ी परेशान थी। जब भी उसका मन भारी होता, वो गाना गाकर अपनी घबराहट और परेशानी को कम कर लेती थी। वो बालकनी में खड़ी होकर गुनगुनाने लगी। रति तो अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए गुनगुना रही थी, लेकिन वहीं पास में कोई और भी था जो उसकी आवाज सुनकर बेचैन हो उठा। वो शख्स अपनी बालकनी में खड़ा था। सोसाइटी की इमारतें एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए आवाज साफ आ रही थी। उस शख्स ने कहा, ये जादुई आवाज कहाँ से आ रही है? गाने के शब्दों में कितना दर्द है, जैसे अधीरा की आवाज में थी। लेकिन कुछ ही पलों में वो आवाज बंद हो गई। उसे बहुत अजीब लगा। वो इतने दिनों से यहाँ रह रहा था, लेकिन आज तक उसने यहाँ किसी को इस तरह गाते हुए नहीं सुना था। उसने सोचा, जरूर सोसाइटी में कोई नया परिवार रहने आया है, लेकिन जो कोई भी है उसकी आवाज में एक अलग ही कशिश है। तभी अंदर से आवाज आई, अभिमन्यु खाना खा लो। वो अपनी सिगरेट बुझाते हुए जल्दी से घर के अंदर चला गया। जाने अनजाने रति यानी अधीरा और अभिमन्यु एक दूसरे के करीब आ गए थे। अगली सुबह रति ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। फिर वो मिष्टी के पास गई। बेड के सिराने बैठकर उसने प्यार से मिष्टी के माथे पर हाथ फेरा और कहा, गुड मॉर्निंग मिष्टी। मिष्टी ने नींद भरी आवाज में आंखें मलते हुए कहा, नो गुड मॉर्निंग मम्मा, मिष्टी को अभी और सोना है। रति ने उसे समझाते हुए कहा, गलत बात बेटा, सुबह ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। देखो बाहर सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आप अभी तक सो रही हो। वैसे मुझे आज आपको किसी से मिलवाना था। मिलने का नाम सुनते ही मिष्टी झटके से उठकर बैठ गई। उसने अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से रति का चेहरा पकड़ा और बहुत प्यार से पूछा, किससे मम्मा? क्या अधीरा आंटी से? उसकी टिमटिमाती हुई नीली आंखें दुनिया के फरेब और धोखे से पूरी तरह अनजान थीं। मिष्टी का ये मासूम सवाल सुनते ही रति का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं बेटा, अब हम उनसे कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो भी आपके पापा की तरह आसमान में एक चमकता हुआ स्टार बन गई हैं। मिष्टी उदास होकर बोली, सच में? रति ने उसके गाल चूमे। हाँ सच में, अब आप जल्दी से ब्रश कर लो, फिर आप उनसे मिल सकती हैं। मिष्टी चहकते हुए बोली, हाँ मिष्टी को मिलना है। रति मुस्कुराई, गुड गर्ल। मिष्टी के बाथरूम जाते ही रति की आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे जीने की इतनी खूबसूरत वजह दी। मैं अब तक कितनी झूठी और बेमानी जिंदगी जी रही थी, जहां सब कुछ धोखे की बुनियाद पर टिका था। अतीत के उन कड़वे पलों को याद कर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन उसने तुरंत उन्हें पोंछ लिया। नहीं, अब एक भी आंसू नहीं बहेगा, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसने मिष्टी को गोद में उठाया, उसे ब्रश कराया और तैयार किया। फिर वो खुद भी तैयार हो गई। उसने नौकरी के लिए 2-3 जगहों पर अप्लाई किया था जहां आज उसे जाना था। नाश्ता करने के बाद वो घर से बाहर निकल गई। अक्टूबर का महीना चल रहा था। न ज्यादा ठंड थी और न ज्यादा गर्मी। मौसम बहुत सुहाना था। इन दिनों नवरात्रि का त्योहार चल रहा था, इसलिए जगह जगह रंग बिरंगे और आकर्षक बाजार सजे हुए थे। रति अमूमन ऐसी भीड़ भाड़ में कम ही निकलती थी। सुबह के 11 ही बजे थे, लेकिन बाजार में अच्छी खासी चहल पहल थी। वो बाजार की रौनक को निहारते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी मिष्टी ने रति का हाथ खींचते हुए कहा, मम्मा मिष्टी को किसी से मिलना था ना? रति ने अपने सिर पर हाथ मारा। ओह हाँ, सॉरी बेटा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। तभी उसे एक खाली ऑटो दिखाई दिया। वो मिष्टी को लेकर उसमें बैठ गई।
रति के ऑटो में बैठकर निकलते ही सोसाइटी के गेट से एक आलीशान बड़ी कार बाहर निकली। कार की पिछली सीट पर अभिमन्यु बैठा था। कार जयपुर की साफ सुथरी सड़कों पर दौड़ रही थी। तभी ड्राइवर ने शीशे में देखते हुए कहा, सर, मैडम ने आज आपको घर जल्दी आने के लिए कहा है। अभिमन्यु एक मैगजीन पढ़ने में व्यस्त था। उसने पेज पलटते हुए पूछा, कोई खास बात है क्या शब्बू? शब्बू ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, वो सोसाइटी में नवरात्रि का बड़ा आयोजन हो रहा है ना, उसी सिलसिले में। अभिमन्यु थोड़ा मुस्कुराया, अच्छा समझ गया, पता नहीं मम्मी पापा को क्या मिलता है। दान तो हम खुद भी सीधे दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि सारा काम मेरे ही हाथों से हो। शब्बू ने कहा, साहब, वो बड़ों का आशीर्वाद और प्यार है, इसलिए। अभिमन्यु देश का एक बेहद मशहूर टेक्सटाइल बिजनेसमैन था। उसके डिजाइन किए हुए कपड़े पूरे भारत में पसंद किए जाते थे। उसकी टीम आम और खास हर वर्ग के लोगों के बजट को ध्यान में रखकर कपड़े तैयार करती थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जयपुर में उसके 3 आलीशान विला थे, लेकिन फिर भी वह इस सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ रहता था, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करता था। उसकी माँ मिसेस उर्मिला राठौड़ बेहद सरल और दयालु स्वभाव की महिला थी। उन्हें लोगों के बीच रहना और जरूरतमंदों की मदद करना बहुत पसंद था। वहीं उसके पिता मिस्टर आनंद राठौड़ एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे। वो अनुशासन पसंद, बेहद जिंदा दिल और मिलनसार इंसान थे। इधर एक जगह पहुंचकर रति ने ऑटो से मिष्टी को लेकर नीचे उतरी और पूछा, कितने पैसे हुए? ऑटो वाले ने कहा, 100 रुपए। रति हैरान रह गई, 100 रुपए? भैया, लेकिन ये जगह तो बहुत पास है, सोसाइटी से यहाँ आने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, फिर इतने पैसे? ऑटो वाले ने तुनक कर कहा, मैडम, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही हो? बोहनी का टाइम है। अगर इतना ही नजदीक था तो पैदल ही आ जाती। रति ने बात ना बढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि स्कूल इतना पास है, ये लीजिए पैसे। वक्त इंसान को कितना बदल देता है। जो अधीरा कभी अपने ड्राइवर या होटल के वेटर को 1000 रुपए की टिप यूं ही दे दिया करती थी, आज वो 100 रुपए के लिए एक ऑटो वाले से मोल भाव कर रही थी। उनके ठीक सामने आर्यन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल था, जो जयपुर के सबसे नामचीन स्कूलों में से एक था। रति अपनी बेटी मिष्टी की परवरिश और पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो उसे हर वो खुशी और अच्छी शिक्षा देना चाहती थी जो उसने कभी अपने बच्चे के लिए सोची थी। वो मिष्टी का हाथ थामकर सीधे रिसेप्शन पर पहुंची और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मुझे अपनी बेटी का न्यू एडमिशन करवाना है। रिसेप्शनिस्ट ने फोन पर अंदर किसी से बात की और कुछ देर बाद कहा, मैम आप अंदर जा सकती हैं, राइट साइड पर प्रिंसिपल सर का कैबिन है। रति मिष्टी को लेकर प्रिंसिपल के कैबिन में दाखिल हुई। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। प्रिंसिपल का नाम संजय था और उनकी उम्र करीब 49 साल थी। उन्होंने रति को एडमिशन की पूरी प्रोसेस समझाई और रिसेप्शनिस्ट से एक फॉर्म मंगवाकर रति के सामने रख दिया। जब मिस्टर संजय ने स्कूल की फीस और एडमिशन चार्जेस के बारे में बताया तो रति का दिल धक से रह गया। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो भीतर तक कांप गई। वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी? रति ने अपने चेहरे पर परेशानी का एक भी शिकन नहीं आने दिया। उसने चुपचाप फॉर्म भरा और मिस्टर संजय को सौंप दिया। संजय ने फॉर्म पर एक नजर डाली। कॉन्टैक्ट नंबर की जगह खाली थी और पति के नाम के आगे लेट लिखा हुआ था। संजय कुछ पल के लिए सन्न रह गए। रति की उम्र महज 21 साल थी और बच्ची 3.5 साल की। ऊपर से वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। संजय ने नरमी से कहा, मिसेस राठौर, शायद आप गलती से अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना भूल गई हैं। रति ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, सर, दरअसल मैं इस शहर में नई हूँ, पता नहीं कैसे, पर कल मेरा फोन कहीं गुम हो गया। उसने अपनी जिंदगी में शायद पहली बार इस तरह का झूठ बोला था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसका फोन खो चुका था। जब तक वो अनुष्का के साथ थी, अनुष्का ने उसे दूसरा फोन दे दिया था, लेकिन वहां से आते वक्त रति ने अनुष्का का फोन उसके घर पर ही छोड़ दिया था। पर वो ये सब किसी को नहीं बता सकती थी। लेकिन संजय ने भी उसे कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, अब आप रिसेप्शन पर जाकर फीस जमा कर दीजिए, वो आपको बच्ची की जरूरत का सामान दे देंगी। रति ने कुछ सोचते हुए पूछा, सर, क्या मैं एडमिशन 1 हफ्ते बाद करा सकती हूँ? कोई परेशानी है? संजय ने पूछा। नहीं सर, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। संजय ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब भी आएं आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। रति ने राहत की सांस ली। इधर एक आलीशान बिल्डिंग के सामने अभिमन्यु की कार आकर रुकी। बिल्डिंग पर बड़े और चमकदार अक्षरों में लिखा था, जील। अभिमन्यु तेज कदमों से अंदर बढ़ा। उसका ऑरा ऐसा था कि ऑफिस में कदम रखते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं। एक लड़की चहकते हुए बोली, लीना, कहा था ना मैंने कि सर आज व्हाइट शर्ट पहनकर आएंगे, देख मैं शर्त जीत गई। राइमा ने आह भरते हुए कहा, हाँ यार, सच में सर कितने हैंडसम हैं, काश एक बार वो हमारी तरफ देख लेते। लीना ने उसे टोकते हुए कहा, काम कर ले, अगर उनकी नजर हम पर पड़ गई तो सीधे ऑफिस से बाहर होंगे। तभी बिल्डिंग के बाहर एक और शानदार कार रुकी। पेंसिल हील की टक टक आवाज सुनकर गार्ड ने तुरंत सैल्यूट मारते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। उसने कार की चाबी गार्ड की तरफ उछालते हुए कहा, इसे अच्छे से पार्क कर देना। ग्रे कलर की 1 पीस ड्रेस, हाथ में ब्रांडेड घड़ी, कंधे तक लहराते हल्के भूरे घुंघराले बाल और हाथ में डिजाइनर पर्स, बेहद खूबसूरत आयशा खुराना अब बिल्डिंग के अंदर थी। आयशा अपने कैबिन में जाने के बजाय सीधे अभिमन्यु के कैबिन की तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु अपने आने वाले विंटर कलेक्शन के लिए कुछ डिजाइन स्केच करने में बिजी था। आयशा अंदर आते ही सीधे काउच पर बैठ गई। इतने ध्यान से क्या ड्रॉ कर रहे हो? आयशा ने पूछा। अभिमन्यु ने चौंक कर सिर उठाया। अरे तुम कब आई? आए हुए पूरे 5 मिनट और 10 सेकंड हो गए, लेकिन आप तो काम में इतने मशरूफ थे कि। आयशा ने नाक सिकोड़ी। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकती, हमेशा ताना मारना जरूरी है। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, तुम्हें देखते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। आयशा ने शरारत से आंख मारी।
फिर वो काम की बात पर आई। अच्छा सुनो, मिस्टर रेहान शेरगिल हमसे मिलना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा कलेक्शन जल्द से जल्द मार्केट में आए। अभी थोड़ा काम बाकी है। हमारा विंटर कलेक्शन नवंबर में लॉन्च होगा, उसके बाद ही मार्केट में जाएगा। पता नहीं शेरगिल को इतनी जल्दी क्यों रहती है। अभिमन्यु ने स्केच पेन रखते हुए कहा। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। आयशा ने हंसते हुए कहा, अरे कोई तुम्हें पसंद भी तो आए। एक प्रियंका ही थी जो तुम्हारे नखरे 6 महीने झेल पाई, लेकिन कल उसने भी इस्तीफा दे दिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी शादी हो रही है इसलिए उसने रिजाइन किया। अभिमन्यु ने अपना बचाव किया। अच्छा बाबा, ढूंढती हूँ कोई, आयशा ने कहा। आयशा खुराना वो और अभिमन्यु सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि गहरे दोस्त थे। बरसों पहले आयशा के पिता के निधन के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गई थी। 19 साल की उम्र में आयशा की मुलाकात अभिमन्यु से स्विट्जरलैंड के कॉलेज में हुई। ये जानकर कि अभिमन्यु भी इंडिया से है, दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। पढ़ाई खत्म कर दोनों इंडिया आ गए और एक छोटे से कमरे से ज़ील ब्रांड की शुरुआत की, जो आज एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। तभी अभिमन्यु का फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर आयशा खड़ी हो गई। तुम आंटी से बात करो, मैं बाद में मिलती हूँ, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आयशा ने मजाक में अपने दिल पर हाथ रखा। मर जावा, तुम्हारी ये स्माइल किसी दिन मेरी जान ले लेगी। अभिमन्यु ने हंसते हुए उसकी तरफ पेंसिल फेंकी। सुधर जाओ तुम। आयशा हंसती हुई कैबिन से बाहर निकल गई। वो अक्सर अभिमन्यु से ऐसे ही फ्लर्ट करती थी और सब उसकी इस आदत से वाकिफ थे। अभिमन्यु ने फोन उठाया। हेलो माँ, उर्मिला जी ने दूसरी तरफ से पूछा। फ्री हो? कोई खास काम? हाँ, बहुत खास काम है। तुम्हें पास के एक रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलने जाना है। अभिमन्यु ने माथा पीट लिया। माँ, फिर वही बात। क्या तू चाहता है कि मैं बहू के लिए तरसती रहूं? एक तो वैसे ही हमारे पास नहीं रहा और अब तू भी ऐसी बातें कर रहा है। 27 का हो गया है तू। उर्मिला जी की आवाज भारी हो गई। अभिमन्यु हार मानते हुए बोला, अच्छा बाबा प्लीज रो मत, मैं मिल लूंगा, अब खुश? उर्मिला जी तुरंत चहक उठी। मैं तुम्हें उसकी फोटो भेज रही हूँ। ठीक है, बाय। अभिमन्यु ने फोन रख दिया और मन ही मन सोचा, आप इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे जबरदस्ती हाँ नहीं करवा सकती माँ, मैं भी आपका ही बेटा हूँ। उसने अपना सिर कुर्सी के पीछे टिका दिया। भले ही अभिमन्यु अपने काम में बिजी हो गया था, लेकिन बाहर से शांत और कामयाब दिखने वाला अभिमन्यु राठौर अभी भी अंदर से एक गहरे दर्द में था। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर वो फिर से काम में जुट गया। उधर रति अपनी बेटी मिष्ठी को पास की सोसाइटी के क्रेच में छोड़कर नौकरी के इंटरव्यू के लिए भटक रही थी। किस्मत शायद उसकी कड़ी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर वो एक रेस्टोरेंट में आ बैठी। शाम के 5 बज रहे थे। अभिमन्यु बेमन से अपनी माँ के बताए पते पर रेस्टोरेंट पहुंच गया। उसने फोन में लड़की की फोटो देखी, नाम था रंजना। रेस्टोरेंट में घुसते ही उसे रंजना को पहचानने में देर नहीं लगी। वो व्हाइट मिनी ड्रेस पहने जरूरत से ज्यादा मेकअप थोपे बैठी थी। अभिमन्यु उसके सामने बैठते हुए बोला, हाय। रंजना, जो फोन से सेल्फी लेने में व्यस्त थी, अभिमन्यु को देखते ही दंग रह गई। ओह माय गॉड, ये सच में इतना हैंडसम है? अभिमन्यु ने ज्यादा ध्यान दिए बिना पूछा, आप कुछ लेंगी? कॉफी, रंजना उसे एक टक निहारते हुए बोली। अभिमन्यु ने वेटर को बुलाकर 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद रंजना अपनी फिजूल की बातों से उसे बुरी तरह पकाने लगी। अभिमन्यु बस वहां से भागने का मौका ढूंढ रहा था। तभी अचानक अभिमन्यु की नजर उसके ठीक सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो रति थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो अपने गालों पर झूलती जुल्फों को उंगलियों से घुमा रही थी। वो अपनी ही दुनिया में इतनी खोई थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कोई उसे इतनी देर से देख रहा है। कुछ देर बाद रति उठकर बाहर जाने लगी। उसे जाते देख अभिमन्यु भी तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। सॉरी रंजना, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। वो कुछ दिनों से मुझसे नाराज चल रही थी। मैं माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। पर वो देखो, वो बाहर खड़ी है। रंजना का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि वो रोने लगती, अभिमन्यु तेजी से रति के पीछे रेस्टोरेंट से बाहर भाग गया। रति सड़क पर ऑटो रुकवाने ही वाली थी कि अचानक किसी ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रति संभल नहीं पाई और सीधे अभिमन्यु की बाहों में आ गिरी। रति ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। ये क्या बदतमीजी है? अभिमन्यु ने फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज बस कुछ देर के लिए ऐसे ही रहिए। एक लड़की हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। तो मैं क्या करूं? ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। रति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी पीछे से रंजना वहां पहुंच गई। उसने गुस्से में कहा, अभिमन्यु, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम मुझसे मिलने क्यों आए? ये बात फोन पर भी बता सकते थे। अभिमन्यु ने रति को और करीब खींचते हुए कहा, सॉरी रंजना, दरअसल ये मुझसे बहुत नाराज थी और इसका फोन भी बंद था। आज इतने दिनों बाद ये मुझे अचानक दिखी है। रति ने हैरान होकर कहा, गर्लफ्रेंड? आप ये क्या बकवास? अभिमन्यु ने उसकी बात काटते हुए कहा, प्लीज स्वीटहार्ट, अब मान भी जाओ, मुझे माफ कर दो। और उसने रति को गले लगा लिया। रति अवाक रह गई। वो उसकी मजबूत पकड़ में एक नाजुक खरगोश की तरह कसमसा रही थी, लेकिन अभिमन्यु पर कोई असर नहीं हो रहा था। रंजना गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। जैसे ही रंजना गई, एक जोरदार थप्पड़ अभिमन्यु के गाल पर पड़ा, जिसने उसे तुरंत होश की दुनिया में ला खड़ा किया। रति का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ कह पाता, रति तेजी से एक ऑटो में बैठी और वहां से चली गई। अभिमन्यु वहीं खड़ा अपनी गाल पर हाथ रखे उसे जाते हुए देखता रह गया।
इधर ऑटो में बैठी रति के साथ इतना कुछ हो चुका था कि वो उस अनजान शख्स को भूल चुकी थी कि वो पहले भी उससे मिल चुकी है। रति को आज उसे अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिन भर जहां भी इंटरव्यू देने गई हर जगह निराशा ही हाथ लगी। ऊपर से रेस्टोरेंट के बाहर उस अजनबी शख्स की बदतमीजी। इन सब बातों को याद कर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही देर में ऑटो ने उसे सोसाइटी के गेट पर छोड़ दिया। रति सीधे सोसाइटी के क्रेच की तरफ बढ़ी। इस क्रेच में 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के रहने और खेलने का शानदार इंतजाम था। बड़ा सा गार्डन, ढेर सारे खिलौने, झूले और अंदर 4 बड़े बड़े कमरे थे। रति को देखते ही मिष्टी चहकती हुई उसकी तरफ दौड़ी। मम्मा! रति ने बाहें फैलाकर उसे गले से लगा लिया। मेरी मिष्टी को बहुत इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं मम्मा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। देखो मेरे नए फ्रेंड्स भी बन गए। मिष्टी लव्स मम्मा। रति ने उसके गाल चूमते हुए कहा। मम्मा ऑल्सो लव्स मिष्टी। रति क्रेच की ओनर से मिलकर आज का हिसाब चुकता करना चाहती थी। उसने मिष्टी से कहा, मिष्टी तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं आंटी से बात करके आती हूँ। ओके मम्मा। मिष्टी वापस भाग गई। क्रेच की ओनर सैलजा करीब 35 साल की बेहद सुलझी हुई और समझदार महिला थी। रति ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, मैम मिष्टी ने ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है, इसकी बातें ही खत्म नहीं होती। इतनी जल्दी सबसे दोस्ती कर ली उसने, सैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। रति ने पूछा, मैम आज का कितना चार्ज हुआ? सैलजा ने प्यार से रति का हाथ थामा। रति तुम इस शहर में नई हो, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तुम्हें अभी तक नौकरी भी नहीं मिली है। पैसों की चिंता मत करो, जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तब दे देना। और हाँ, इंटरव्यू पर जाते वक्त तुम बेफिक्र होकर मिष्टी को यहाँ छोड़ सकती हो। रति की आंखें भर आईं। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी, और प्लीज मुझे आप मत कहिए, सिर्फ रति कहिए। सैलजा हंस पड़ी। तो फिर तुम भी मुझे मैम नहीं दी कहोगी? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। रति शायद महीनों बाद इस तरह खुलकर हंसी थी। सैलजा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है रति, तुम्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम इतनी बड़ी बच्ची की माँ हो। तुम खुद अभी 21 साल की बच्ची जैसी दिखती हो। रति मुस्कुराई। मैं 21 साल की ही हूँ दी। इससे पहले कि सैलजा कुछ और पूछती, रति ने धीरे से कहा, दी मैं अतीत को पीछे छोड़ आई हूँ, तो प्लीज। सैलजा ने भी आगे कुछ नहीं पूछा और रति मिष्टी को लेकर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। उधर अभिमन्यु भी झुंझलाया हुआ अपनी कार में बैठा था। उसने अपने ड्राइवर शुब्बू से कहा, शुब्बू माँ को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी हर 10वें दिन किसी न किसी लड़की से मिलने भेज देती हैं। शुब्बू ने धीरे से कहा, छोटे मुंह बड़ी बात साहब, पर माँ बाप जो भी करते हैं बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। वो बस आपका घर बसते हुए देखना चाहती हैं। नहीं बसाना मुझे कोई घर, मैं ऐसे ही खुश हूँ। अभिमन्यु ने उदास होकर खिड़की के बाहर देखा। कार जब सोसाइटी के अंदर पहुंची तो वहाँ भारी चहल पहल थी। एक बड़ा सा पंडाल सजा हुआ था। वहाँ मौजूद लड़कियां अभिमन्यु को ही देख रही थीं, लेकिन वो बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। घर के सोफे पर उर्मिला जी उसका ही इंतजार कर रही थी। उर्मिला जी ने शांत रहते हुए कहा, रंजना का फोन आया था, उसने बताया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अभिमन्यु सकपकाया। माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस रंजना से पीछा छुड़ाने के लिए वो झूठ बोला था। उर्मिला जी ने थोड़ा तेवर दिखाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। जिसे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड बताया है, मुझे तो उसी से मिलना है और उसे ही अपनी बहू बनाना है, क्योंकि मेरा बेटा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और आज उसने सरेआम एक लड़की को गले लगाया। बड़ी अजीब बात है ना? अभिमन्यु जो उस वक्त पानी पी रहा था, अचानक ठसका लगने से खांसने लगा। उर्मिला जी ने उसकी पीठ सहलाई। हमेशा कहती हूँ पानी धीरे धीरे पिया करो, और मैंने तुम्हारा कुर्ता पायजामा निकाल दिया है, वही पहनकर नीचे पंडाल में आ जाना। अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। चलो जान बची, वरना अभी उस लड़की को लेकर और पूछताछ होती। जाते जाते उर्मिला जी दरवाजे पर रुकी और पीछे मुड़कर बोली, और हाँ, जो बात अधूरी रह गई है उसे रात को घर लौटकर पूरी करेंगे। अभिमन्यु सिर पकड़कर सोफे पर ढह गया। इधर रति अपने घर आ गई थी। मिष्टी ने सैलजा के पास खाना खा लिया था, इसलिए उसे भूख नहीं थी। इसलिए रति ने अपने लिए मैगी बनाई और बाउल लेकर बालकनी के झूले पर आ बैठी। बाहर सजे पंडाल की रोशनी और लोगों की भीड़ उसे आकर्षित कर रही थी। जिंदगी में मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उसे खुद पर पूरा भरोसा था। मैगी खत्म कर रति ने मिष्टी से कहा, मिष्टी नीचे चले, आज सोसाइटी में कोई पूजा है। मिष्टी खुशी से उछल पड़ी। वाह मम्मा, मेरे सारे फ्रेंड्स भी होंगे, मुझे भी अपनी तरह सुंदर बना दो। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मा कितनी ब्यूटीफुल है। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? रति ने लाड से पूछा। मैंने कहा, आखिर मम्मा किसकी है? मिष्टी ने गर्व से कहा। रति ने हंसते हुए मिष्टी के कपड़े बदले, फिर उसने अलमारी से वो कांजीवरम साड़ी निकाली जो अनुष्का ने उसे अधीरा की निशानी के तौर पर दी थी। कांजीवरम साड़ी पहनकर, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, गले में एक सिंपल पेंडेंट, कानों में बड़े झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए जब रति आई तो वो साक्षात किसी देवी जैसी लग रही थी। रति मिष्टी का हाथ थामकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ पीले रंग का कुर्ता पायजामा पहने अभिमन्यु भी अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। पंडाल में भारी भीड़ थी। त्योहार के मौके पर सभी पारंपरिक पोशाक पहने बेहद खूबसूरत लग रहे थे। रति चारों तरफ देख रही थी। उसे यहाँ कोई अजनबीपन महसूस नहीं हो रहा था। तभी मिष्टी चिल्लाई, मम्मा देखो मेरी फ्रेंड डॉली। सामने करीब 5 साल की एक गोल मटोल बच्ची और उसकी माँ खड़ी थी। रति ने मुस्कुराकर कहा, हाय मैं रति राठौर। नमरीत ने गर्मजोशी से पूछा, जी मैं नमरीत कौर, डॉली दी मम्मी। तुसी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, हम बस 1 हफ्ते पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तभी भीड़ में से कोई नमरीत से टकराया। वो और कोई नहीं बल्कि उर्मिला जी थी। नमरीत ने पूछा, अरे आंटी जी, ऐसे कोई टकराता है क्या? आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं? उर्मिला जी परेशान थी।
अरे निमी पुत्र, क्या बताऊं। जिस फीमेल सिंगर को माता की चौकी के लिए बुलाया था उसे तेज बुखार आ गया है। ऐन मौके पर वो गायब है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर क्या होगा आंटी? नमरीत भी चिंतित हुई। सोच रही हूँ अतीश जी की बेटी तान्या को बुला लूं, सुना है अच्छा गाती है। नमरीत ने मुंह बनाया। गाती तो अच्छा है आंटी, इंडियन आइडल के फाइनल तक भी गई थी, पर घमंड ऐसा है कि पूछो मत। उनकी बातें सुन रही मिष्टी अचानक बीच में बोल पड़ी। मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा गाती हैं। रति अक्सर मिष्टी को सुलाते वक्त लोरी सुनाती थी। मिष्टी को उसकी आवाज बहुत पसंद थी, इसलिए अनजाने में उसने सबके सामने रति के बारे में बता दिया। पर रति सकपका गई। वो अब सबके बीच गाना नहीं चाहती थी। वहाँ थोड़ा अंधेरा था, इसलिए उर्मिला जी रति का चेहरा ठीक से देख नहीं पाई थी। उन्होंने तुरंत लपक कर रति का हाथ पकड़ लिया। सच में बेटा, अगर तुम गा सकती हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो। आज पहला दिन है और पहले ही दिन सब गड़बड़ हो जाएगा। रति को उर्मिला जी की आंखों में छलकती मिन्नतें देखकर बुरा लगा। वो उनसे बड़ी थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। उर्मिला जी खुश हो गईं और उसका हाथ पकड़कर भीड़ को चीरती हुई सीधे मंच की तरफ ले गईं। रति ने एक हाथ से मिष्टी का हाथ थाम रखा था। मंच की तरफ जाते देख भीड़ में एक सुगबुगाहट होने लगी। अभिमन्यु पंडाल के दूसरी तरफ खड़ा था। उसने देखा कि उसकी माँ किसी को मंच पर ले जा रही हैं, लेकिन भीड़ की वजह से वो रति का चेहरा नहीं देख पाया। रति ने मंच पर आकर माइक संभाला। अभिमन्यु दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। रति ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। जैसे ही रति के कंठ से महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम के सुर फूटे, पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आवाज में ऐसी दिव्यता और मिठास थी कि हर कोई सुध बुध खो बैठा। उर्मिला जी ने चकित होकर मंच पर खड़ी रति को देखा। रति के चेहरे पर लाइट सीधे पड़ रही थी, जिससे उसका रूप दमक रहा था। उसकी खूबसूरती और आवाज के जादू ने उर्मिला जी का दिल जीत लिया। तभी उनकी नजर रति के हाथ को पकड़े खड़ी मिष्टी पर पड़ी। वो हैरान होकर कभी रति को देखती तो कभी मिष्टी को। उधर भीड़ में खड़े अभिमन्यु के कान में जब वो जानी पहचानी आवाज पड़ी तो उसका पूरा वजूद कांप उठा। उसके पैर जम गए, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और बंद आंखों के पीछे एक चेहरा घूम गया। उसके होठ थरथराए और गले से बेहद धीमी तड़पती हुई आवाज निकली, अधीरा। अभिमन्यु राठौर। वो आवाज सुनकर पूरी तरह से जम गया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उर्मिला जी ने इशारे से अभिमन्यु को अपने पास बुलाया। स्टेज पर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र खत्म हो चुका था, लेकिन वहाँ मौजूद लोग अभी भी रति की जादुई आवाज में कुछ और सुनना चाहते थे। हर तरफ से वंस मोर का शोर होने लगा। स्थिति को संभालते हुए उर्मिला जी जल्दी से स्टेज पर गईं और रति से माइक लेकर बोली, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आने के लिए आप सबका आभार। अभी त्योहार के 8 दिन और बाकी हैं। ये बच्ची इसी सोसाइटी में रहती है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये कहीं भाग नहीं रही। आपको हर दिन इससे कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। उन्होंने ये बात इतने मजाकिया लहजे में कही कि सब हंस पड़े, लेकिन रति हैरान रह गई। उसने तो बस वक्त पर उनकी मदद की थी, आगे गाने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। वो परेशान होकर उर्मिला जी को देखने लगी। तभी छोटी मिष्टी ने उसकी कुर्ती खींचते हुए कहा, मम्मा, मिष्टी का हेयर बैंड। रति नीचे झुककर हेयर बैंड ढूंढने लगी तो देखा कि वो उसकी फ्रॉक के पीछे फंसा हुआ था। उसने प्यार से उसे मिष्टी के बालों में लगा दिया। इधर अभिमन्यु बार बार रति का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके नीचे झुकने की वजह से वो देख नहीं पाया। उर्मिला जी ने अभिमन्यु के हाथों पंडित जी को दान दिलवाया, लेकिन उनकी नजर बार बार मिष्टी पर जा रही थी। वो कभी मिष्टी को देखती तो कभी अभिमन्यु को। दोनों की शक्लें इतनी मिल रही थी कि अगर कोई अजनबी उन्हें बाप बेटी कह देता तो किसी को ताज्जुब नहीं होता। रति मिष्टी को लेकर स्टेज से नीचे आ गई। हर कोई उसकी आवाज की तारीफ कर रहा था। जो रति कुछ देर पहले तक सबके लिए अनजान थी, अब सब उसे पहचानने लगे थे। अपनी मम्मा की तारीफ सुनकर मिष्टी के चेहरे की मुस्कान थम नहीं रही थी। तभी नमरीत चहकते हुए आई, ओ तुसी तो छा गए जी, इतना सुंदर गाते हो, पहले क्यों नहीं बताया? हिडन टैलेंट है ना? बाबा जी की कसम, बहुत प्यारी आवाज है तुम्हारी। रति मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। नमरीत ने पूछा, रति तुम क्या काम करती हो? रति ने झिझकते हुए कहा, अभी कहीं नहीं, ये नया शहर है ना, तो जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी। नौकरी की बात सोचते ही रति के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वैसे तो वो अपने जज्बातों को छुपाने में माहिर थी, पर इस वक्त वो जानती थी कि उसके लिए नौकरी कितनी जरूरी है। नमरीत उसकी परेशानी समझ गई और उसके पास आकर धीरे से बोली, अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है रति, अब हम दोस्त हैं। ये उर्मिला आंटी है ना? रति ने पूछा, कौन उर्मिला आंटी? नमरीत ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे वही जिन्होंने तुम्हें गाने के लिए कहा था। रति बोली, अच्छा? नमरीत ने आगे कहा, हाँ तो मैं कह रही थी कि उनकी पहुंच बहुत है और वो बहुत मददगार स्वभाव की हैं। मैं तुम्हारे लिए उनसे जरूर बात करूंगी। वैसे भी आज तुमने उनकी इतनी बड़ी मदद की है, वो तो खुशी खुशी तैयार हो जाएंगी। रति ने राहत की सांस ली और फिर नमरीत को अपना नंबर देकर बोली, अगर कोई जॉब मिले तो प्लीज बताना। और फिर मिष्टी को लेकर फ्लैट की तरफ चली गई। उधर अभिमन्यु पागलों की तरह उस आवाज वाली लड़की को ढूंढ रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर उर्मिला जी ने पूछा, किसे ढूंढ रहा है बावरे की तरह? अभिमन्यु ने बात टालते हुए पूछा, वो आवाज किसकी थी माँ? उर्मिला जी ने भौहें उचकाकर कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी कोई जानने वाली थी? अभिमन्यु ने कहा, नहीं, आवाज बहुत खूबसूरत थी इसलिए पूछ रहा था, और आपने मुझसे मिलवाया भी नहीं। उर्मिला जी मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा तू कब से लोगों से मिलने लगा? जब भी किसी से मिलवाती हूँ तू मुंह फुला लेता है और आज मिलने की बात कर रहा है।
अभिमन्यु चिढ़कर बोला, माँ। उर्मिला जी हंसकर बोली, अच्छा अच्छा समझ गई, मिलवा दूंगी किसी दिन। वैसे अगर वो कल दिखी तो? अभिमन्यु ने पूछा, तो क्या मतलब? उर्मिला जी ने बताया, अरे मैं खुद उसे नहीं जानती, वो नमरीत के पास खड़ी थी तो उसकी छोटी बच्ची ने बताया कि उसकी मॉम बहुत अच्छा गाती हैं। अभिमन्यु हैरान रह गया, उसकी बेटी भी है? उर्मिला जी कुछ सोचते हुए बोली, हाँ देखने में तो वो खुद काफी छोटी उम्र की लगती है। चलो माँ दुर्गा की कृपा से सब अच्छे से निपट गया। अभिमन्यु बिना कुछ बोले अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। उर्मिला जी भी उसके पीछे जाने वाली थी कि तभी किसी की आवाज सुनकर रुक गईं। अरे मिसेस राठौर, कैसी हैं आप? ये शकुंतला देवी थी। उम्र में भले ही वो उर्मिला जी से बड़ी थीं, लेकिन उनका पहनावा और फैशन आज की लड़कियों जैसा था। उर्मिला जी ने शिष्टाचार निभाते हुए कहा, ओह शकुंतला जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। शकुंतला जी ने ताना मारते हुए कहा, आपने ये अच्छा नहीं किया। क्या हम इतने पराये थे कि आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? उर्मिला जी हैरान हुई, क्या? मैं आपकी बात में नहीं समझी, साफ साफ कहिए। शकुंतला जी बोली, कम ऑन उर्मिला, इतनी नासमझ मत बनो। एक वक्त था जब मैं अपनी बेटी अंकिता की शादी तुम्हारे बेटे से कराना चाहती थी। अभिमन्यु ने मना किया तो मुझे बुरा लगा, पर मैंने दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखी। लेकिन लगता है तुम्हारे दिल में अब भी खटास है। उर्मिला जी ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, प्लीज आप पहेलियां मत बुझाइए, साफ बताइए कि बात क्या है। शकुंतला जी तंज कसते हुए बोली, ओह तो सीधे सुनना चाहती हो? तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली है, उसकी एक बेटी भी है, और तुमने ये बात छुपाई। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा बेटा इसीलिए हर रिश्ते को मना करता था। उर्मिला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरे बेटे ने शादी कर ली और मुझे ही नहीं पता? वैसे जब इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दीजिए कि मेरी बहू कौन है। उन्हें शकुंतला जी की झूठी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शकुंतला जी ने स्टेज की तरफ इशारा किया, अरे वही जिसे तुम हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गई थी। अब ऐसे अनजान मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। उर्मिला जी कुछ जवाब देने ही वाली थी कि तभी उनके पति आनंद जी आ गए। उर्मिला घर चले, काफी रात हो गई है। उर्मिला जी ने शकुंतला की तरफ देखा और गुस्से को दबाते हुए बोली, बहू से मिलने घर जरूर आइएगा, और आनंद जी के साथ आगे बढ़ गईं। रात को अभिमन्यु अपने कमरे में परेशान बैठा था। वो सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आवाज बिल्कुल अधीरा जैसी थी। मैं उस आवाज को कैसे भूल सकता हूँ? कुछ दिन पहले रात को भी मुझे ऐसी ही आवाज सुनाई दी थी, यानी वो दोनों एक ही लड़की है, पर उसकी आवाज अधीरा जैसी क्यों है? कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा? उधर डाइनिंग टेबल पर अजीब सा सन्नाटा था। उर्मिला जी खा तो रही थीं, पर शकुंतला की बातें उनके दिमाग में घूम रही थीं। अभिमन्यु भी चुपचाप था, सिर्फ आनंद जी सुकून से खाना खा रहे थे। वहीं रति फिर से अखबार में नौकरियां ढूंढ रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब कम पैसों वाली नौकरी भी मिलेगी तो वो कर लेगी, क्योंकि मिष्ठी उसकी पहली जिम्मेदारी थी। वैसे तो इंदौर में रति के नाम पर जायदाद थी, लेकिन वो जानती थी कि वो सचमुच वो रति नहीं है जिसकी वो प्रॉपर्टी थी। उसे झूठ और धोखे से नफरत थी। उसके पास असली रति की बस एक ही अमानत थी, मिष्ठी। हमेशा की तरह रति सुबह जल्दी उठी, मिष्ठी को क्रेच में छोड़ा और नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसके जाने के कुछ देर बाद अभिमन्यु भी ऑफिस के लिए निकला, लेकिन आज ऑफिस में उसका मन नहीं लग रहा था। वो जल्दी घर जाने के लिए कैबिन से बाहर आया तो उसे आयशा मिल गई। आयशा ने पूछा, हे अभिमन्यु, क्या हुआ, कहीं जा रहे हो? अभिमन्यु ने कहा, हाँ घर जा रहा था, कोई काम था? आयशा मुस्कुराई, काम तो होता रहेगा, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, अंकल आंटी से मिले बहुत दिन हो गए। आयशा अपनी कार ऑफिस में ही छोड़कर अभिमन्यु के साथ उसकी कार में बैठ गई। घर पर उर्मिला जी रसोई में दोपहर का खाना बनवा रही थी। तभी नमरीत का फोन आया। नमस्ते आंटी जी, सत श्री अकाल। उर्मिला जी ने कहा, सत श्री अकाल बेटा, कैसी हो? नमरीत बोली, सब बढ़िया आंटी। इसके बाद नमरीत ने रति के जॉब के लिए बताया। उर्मिला जी ने खुशी खुशी मदद करने के लिए कहा। तब तक अभिमन्यु और आयशा घर पहुंच गए। उर्मिला जी और आनंद जी आयशा को देखकर बहुत खुश हुए। आयशा उनके लिए बेटी जैसी थी। बातों बातों में उर्मिला जी को याद आया कि अभिमन्यु को ऑफिस में एक असिस्टेंट की जरूरत है। उर्मिला जी ने बात छेड़ी, आयशा बेटा एक लड़की है, कल रात उसने माता रानी का बहुत ही खूबसूरत भजन गाया था। उसे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो उसे अभिमन्यु की असिस्टेंट की पोस्ट पर रख लो। ये सुनकर बैंगलोर अभिमन्यु को शहर में अचानक आज धक्का की लगा। शाम बहुत क्या खास उसकी माँ थी। कल रात वाली हर लड़की की तरफ- बात कर रही थी जिसकी आवाज अधीरा की तरह थी? ये सोचकर ही अभिमन्यु को जोर जोर से खांसी आने लगी थी। अब आप किसकी बात कर रही हैं माँ? मैं ऐसी ही किसी लड़की को जॉब नहीं दे सकता। अभिमन्यु को चिढ़ते देख उर्मिला जी ने आयशा से कहा, आयशा अब तुम इसे समझाओ। आयशा ने अभिमन्यु को शांत किया और उर्मिला जी से बोली, आंटी आप कल उसे ऑफिस भेज दीजिएगा। उर्मिला जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वही रति अभी एक जगह इंटरव्यू देने पहुंची ही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नमरीत का नाम देखकर वह सोचने लगी, नमरीत, कल ही तो नंबर दिया था और आज फोन भी आ गया। उसने फोन उठाकर कहा, हेलो। नमरीत चहकते हुए बोली, रति तुम्हें गुड न्यूज सुनानी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उर्मिला आंटी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जॉब का इंतजाम कर दिया है, इसलिए तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से घर आ जाओ। रति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में? नमरीत हंसकर बोली, और नहीं तो क्या, मैंने झूठ बोलने के लिए फोन थोड़े ही किया है। रति भावुक होकर बोली, तुम नहीं जानती नमरीत, तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। थैंक यू सो मच। नमरीत ने कहा, अरे थैंक यू किस बात का, हम तो। रति ने उसकी बात काटते हुए हंसकर कहा, दोस्त है ना? और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्त तो कभी नैना भी हुआ करती थी, लेकिन उसने क्या किया, पीठ पीछे धोखा दिया। उस बीते कल को याद करते ही रति का मन उदास हो गया। न चाहते हुए भी अतीत की कड़वी यादें उसके जहन में आ ही जाती थीं।
अब उसे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए था। वो बस मिष्टी के साथ खुलकर जीना चाहती थी। उसे इस शहर और सोसाइटी में आए अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया था। शैलजा, नमरीत और उर्मिला आंटी, जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी, फिर भी उन्होंने उसकी इतनी मदद की। जब मन खुश होता है तो सोच अपने आप सकारात्मक हो जाती है। रति के चेहरे पर एक अनोखा निखार आ गया था। वो जल्दी से घर पहुंची और नमरीत को फोन किया। नमरीत ने उसे उस ऑफिस का पता और डिटेल्स दी जहां कल उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। आज नवरात्रि का दूसरा दिन था, लेकिन रति आज नीचे कार्यक्रम में नहीं जा पाई। दोपहर को मिष्टी को खाना खिलाकर सुलाते सुलाते कब उसकी खुद की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब फोन की घंटी बजी तब उसकी नींद खुली। उसने समय देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। वो हैरान रह गई कि वो इतनी देर तक सोती रही। उसने एक नजर सोती हुई मिष्टी पर डाली और फिर फोन को देखा जिस पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। थोड़ी देर में फोन कट गया। परसों ही उसने एक सस्ता सा मोबाइल खरीदा था। अगर जरूरत न होती तो वो शायद फोन भी न लेती, लेकिन आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ फोन भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जैसे ही वो बिस्तर से उठी, फोन एक बार फिर बज उठा। रति ने कॉल रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज आई। बेटा, मैं उर्मिला आंटी बोल रही हूँ। रति खुश होकर बोली, ओ आंटी आप? जरूर नमरीत ने आपको मेरा नंबर दिया होगा। वैसे मैं खुद आपको फोन करने वाली थी। जल्दी जल्दी में मैं नमरीत से आपका नंबर लेना भूल गई थी। आंटी, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। उर्मिला जी ने स्नेह से कहा, अरे बेटा, थैंक यू किस बात का? तुमने भी तो कल मेरी इतनी बड़ी मदद की थी। वैसे आज तुम नीचे दिखी नहीं। रति ने कहा, हाँ आंटी, थोड़ी थकान थी तो गहरी नींद आ गई थी। कोई काम था क्या? उर्मिला जी बोली, नहीं नहीं, कोई खास काम नहीं था, बस ऐसे ही तुम्हारा हालचाल जानने के लिए फोन किया था। वैसे तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, क्या नाम है उसका? रति ने मुस्कुराकर कहा, मिष्टी। उर्मिला जी ने कहा, बहुत प्यारा नाम है। बेटा, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना संकोच के मुझे बताना। नमरीत कह रही थी कि तुम अभी कुछ दिन पहले ही इस शहर में आई हो। रति ने कहा, जी आंटी जी। उर्मिला जी ने आशीर्वाद दिया, माता रानी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बेटा, समय निकालकर मेरे घर जरूर आना। रति बोली, आंटी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर आऊंगी। रति कुछ और बोलती, तभी मिष्टी नींद में कुनमुनाने लगी। रति ने कहा, आंटी, मिष्टी जाग गई है, मैं आपसे बाद में आराम से बात करती हूँ। उर्मिला जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, तुम मिष्टी को देखो, अपना ध्यान रखना, बाय। रति ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय आंटी। मिष्टी के उठने के बाद रति ने उसे चॉकलेट वाला दूध दिया। शाम की पूजा आरती करने के बाद वो अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। कल ऑफिस में उसका पहला दिन था, इसलिए उसने पहनने के लिए एक खूबसूरत सफेद रंग का लॉन्ग फ्रॉक सूट निकाला जिस पर आसमानी रंग की कढ़ाई की हुई थी। साथ ही उसने मैचिंग दुपट्टा भी निकाल कर रख लिया। नमरीत ने बताया था कि उसे जील ऑफिस जाना है। रति ने इस कंपनी के बारे में काफी खोजबीन की थी। दिलचस्प बात यह थी कि रति यानी अधिरा को बचपन से ही डिजाइनिंग में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन अपने पापा के कहने पर उसने संगीत को अपना करियर बनाया था। रात काफी हो चुकी थी। रति ने बहुत मुश्किल से मिष्टी को सुलाया। दोपहर में सो जाने के कारण मिष्टी को नींद नहीं आ रही थी, पर रति जानती थी कि अगर मिष्टी देर से सोएगी तो सुबह देर से उठेगी और उसे ऑफिस जाने में देरी हो जाएगी। इसलिए न जाने कितनी लोरियां सुनाने के बाद मिष्टी आखिरकार सोई। अब रति अकेले बालकनी के झूले पर बैठकर पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में उस अजनबी शख्स अभिमन्यु का चेहरा घूम गया। उसे उसकी बदतमीजी याद आई कि कैसे उसने जबरदस्ती उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो बड़बड़ाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस आदमी को मैंने पहले भी कहीं देखा है। वो अपने दिमाग पर जोर दे रही थी, लेकिन जब उसे कुछ भी याद नहीं आया तो वो सोने चली गई। मैं उस आदमी के बारे में क्यों सोच रही हूँ, बड़ी अजीब बात है। अगली सुबह रति के लिए बेहद खास थी। आज उसका इंटरव्यू था और उसे अपना 100% देना था। मिष्टी भी उठ चुकी थी तो वो उसे क्रेट छोड़कर सीधे जील ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रति का ऑटो जील ऑफिस के बाहर आकर रुका। एक भव्य इमारत पर बड़े अक्षरों में जील लिखा हुआ चमक रहा था। रति के मन में थोड़ी घबराहट थी क्योंकि उसे नौकरी करने का कोई पुराना अनुभव नहीं था। खैर, वो अंदर गई और रिसेप्शनिस्ट से आयशा मैम के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपका नाम? रति ने जवाब दिया, रति राठौर। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओके, आप थोड़ा वेट कीजिए। उसने आयशा को फोन किया और फिर रति को उनके कैबिन में जाने का इशारा किया। रति ने कैबिन का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, यस कम इन। आयशा उस वक्त फाइलों में डूबी हुई थी। जैसे ही रति अंदर आई, आयशा की नजर उस पर पड़ी। दरवाजा खुलते ही आयशा उसे गौर से देखने लगी। रति के सादगी और खूबसूरती देखकर एक पल के लिए आयशा की आंखें भी चौंधिया गई। आयशा ने कहा, बैठिए। रति ने बैठते हुए कहा, थैंक यू। आयशा ने कहा, अपना रेज्यूमे दीजिए। रति ने अपना रेज्यूमे आगे बढ़ा दिया। आयशा ने रेज्यूमे पर नजर डालते हुए कहा, कोई पुराना अनुभव नहीं है। वैसे तुम्हारी उम्र ही क्या है? इस उम्र में तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम नौकरी क्यों ढूंढ रही हो? रति ने शालीनता से कहा, जी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए नौकरी बहुत जरूरी है। आयशा ने बस एक सरसरी निगाह उसके बायोडेटा पर डाली थी। उसकी जन्मतिथि देखकर ही उसने ये सवाल किया था। चूंकि उर्मिला आंटी की सिफारिश थी, इसलिए नौकरी तो देनी ही थी। आयशा को बायोडेटा की गहराई में जाना बेकार लगा। उसने डिजाइनिंग को लेकर रति से कुछ बुनियादी सवाल किए, जिनका रति ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। आयशा उसके जवाबों और बात करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुई। उसकी बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी। एक अनुभवी परख रखने के कारण आयशा समझ गई कि ये लड़की आगे चलकर कंपनी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। उसने तुरंत एचआर को फोन मिलाया। आयशा ने कहा, भारती, मैं एक लड़की को तुम्हारे पास भेज रही हूँ। ज्वाइनिंग की जो भी फॉर्मेलिटी हैं, उन्हें पूरा कर लो। भारती ने उधर से कहा, ओके मैम।
आयशा ने रति की तरफ देखते हुए कहा, मिस रति, आप एचआर डिपार्टमेंट में चली जाइए। आपको आज से हमारी कंपनी के क्रिएटिव हेड के असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त किया जाता है। आपकी सैलरी जो भी होगी वो आपको भारती जी बता देंगी। रति, जो यहाँ सिर्फ एक सामान्य नौकरी की उम्मीद लेकर आई थी, सीधे क्रिएटिव हेड की असिस्टेंट बनने की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गई। आयशा ने उसे घबराया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, हमारे क्रिएटिव हेड अभिमन्यु को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उन्हें हर काम वक्त पर चाहिए होता है। रति ने कहा, जी मैम, थैंक यू। रति एचआर के पास गई और कागजी कार्रवाई पूरी की। जब उसे अपनी सैलरी के बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए। वो सैलरी उसकी उम्मीद और जरूरत से कहीं ज्यादा थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत उस पर इतनी जल्दी मेहरबान हो जाएगी। उधर आयशा ने अभिमन्यु को फोन किया, जो अपने कैबिन में बैठकर कुछ डिजाइन स्केच कर रहा था। अभिमन्यु ने फोन उठाया। हेलो। आयशा ने कहा, हेलो, आज तुम मेरे कैबिन में नहीं आए? अभिमन्यु ने कहा, कोई काम था? आयशा ने अपने हाथ में पेन घुमाते हुए कहा, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। अभिमन्यु ने पूछा, कौन सा काम? आयशा बोली, तुम्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी ना? अभिमन्यु ने सोचते हुए पूछा, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसकी सिफारिश माँ ने की थी? आयशा ने जवाब दिया, हाँ, लड़की वही है, पर वो इस पोस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। अभिमन्यु ने हल्के गुस्से में कहा, माँ ने कभी तुमसे कुछ करने को कहा और तुमने मना किया हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर आयशा, असिस्टेंट का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है, वो बिना किसी अनुभव के ये सब कैसे संभालेगी? आयशा ने संजीदगी से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं तुम्हारे लिए कभी गलत फैसला नहीं करूंगी। आज तुम भले ही शक कर रहे हो, पर कल तुम खुद उसके काम की तारीफ करोगे। अभिमन्यु ने कहा, चलो देखते हैं। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खटखटाया गया। उसने आयशा से कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आयशा ने कहा, ओके। अभिमन्यु ने कैबिन के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, यस, कम इन। वो अभी भी अपनी ड्राइंग बुक पर स्केच बनाने में व्यस्त था और उसकी नजरें नीचे ही थीं। तभी कैबिन में एक सुरीली और जानी पहचानी आवाज गूंजी, सर, मैं रति राठौर, आपकी नई असिस्टेंट। ये सुनते ही अभिमन्यु ने झटका खाकर अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। सफेद और आसमानी रंग के लॉन्ग फ्रॉक सूट में एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं, दोनों के चेहरों पर गहरी हैरानी और सन्नाटा छा गया। रति और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, अरे, ये तो वही लड़की है, इसका मतलब माँ इसी लड़की की बात कर रही थी। दूसरी तरफ रति के होश उड़े हुए थे। हे भगवान, ये तो वही बदतमीज लड़का है, और उस दिन गुस्से में मैंने इसे थप्पड़ भी मारा था। इसका मतलब अब ये नौकरी तो मिलने से रही। उसका मन रोने का हो रहा था। उसने क्या क्या सोच रखा था, लेकिन आज सब कुछ बर्बाद होता नजर आ रहा था। मगर अभिमन्यु को न जाने क्यों उसे यहाँ देखकर अच्छा लगा था। अपनी सोच से बाहर आते हुए अभिमन्यु ने कहा, तो आप है मेरी असिस्टेंट? रति ने घबराते हुए कहा, जी। उसने मन में सोचा, क्या इसने मुझे पहचाना नहीं? अभिमन्यु ने फाइल पर नजर गड़ाते हुए पूछा, आपका नाम? रति बोली, जी, रति राठौर। जैसे ही उसने राठौर सुना, अभिमन्यु की नजरें रति से टकरा गईं। न चाहते हुए भी अभिमन्यु की आंखें रति का चेहरा निहारने लगी थीं। उसे रति की आंखें पहचानी सी लगीं। उस दिन भी तो वह उसकी इन्हीं गहरी भूरी आंखों में खो गया था। वहीं खुद को इस तरह देखता पाकर रति असहज होने लगी। रति के लिए वहां एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन नौकरी की वजह से अब उसे हर समय उसके साथ ही रहना था। उसका बस चलता तो वह फौरन वहां से चली जाती और कह देती कि वह ये काम नहीं कर सकती। लेकिन फिर उसके बाद क्या? घर कैसे चलेगा? यहाँ उसे सैलरी भी तो कितनी अच्छी मिल रही थी और मिष्टी का एडमिशन भी कराना था। रति ने मन ही मन खुद को समझाया, मेरा सच में बहुत बुरा वक्त चल रहा है जो मुझे इस इंसान के साथ काम करना पड़ेगा। अधीरा, तुझे इसे बर्दाश्त करना होगा। कुछ दिन काम कर ले, फिर कहीं और नौकरी ढूंढ लेना। अभिमन्यु रति के चेहरे की घबराहट को ताड़ चुका था, लेकिन अनजान बनते हुए बोला, रति, आपका केबिन सामने की तरफ है। अभी मेरी मीटिंग मिस्टर साहिल अहलूवालिया के साथ है। ये मीटिंग आसपास के किसी अच्छे होटल में होनी चाहिए जो आपको अरेंज करना है। फिर शाम 4 बजे डिजाइनिंग टीम के साथ मीटिंग है। फिलहाल आज यही 2 मीटिंग्स हैं। रति जल्दी जल्दी सब कुछ नोट कर रही थी, जिसे अभिमन्यु बड़े गौर से देख रहा था। वह हाथ में पेंसिल घुमाते हुए उसी पर नजरें टिकाए था। आज तक जो शख्स अधीरा के अलावा किसी लड़की को मुड़कर नहीं देखता था, आज उसकी नजरें रति से हट ही नहीं रही थी। जब लिखने के बाद रति ने उसकी तरफ देखा तो उसने धीरे से अपनी आंखें हटा ली। रति ने पूछा, सर, कुछ और? नहीं, आज के लिए इतना काफी है। और हाँ, जाते जाते मेरे लिए कॉफी ले आना। कॉफी? रति ने चौंक कर पूछा। अभिमन्यु बोला, हाँ, कॉफी, और हर 1 घंटे में मुझे मेरी टेबल पर कॉफी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। रति ने कहा, जी, तो मैं अपने कैबिन में जाऊं? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए लगभग ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा, अभी तो तुमसे कहा कि मुझे टेबल पर कॉफी चाहिए, तो पहले जाकर कॉफी लेकर आओ। रति को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसके लिए कॉर्पोरेट की दुनिया एकदम नई थी। वह उसका बॉस था, इसलिए वह मना भी नहीं कर सकती थी। वो हाँ बोलकर उसके कैबिन से बाहर निकल गई। कैबिन से बाहर आते ही वो रिसेप्शन एरिया के सोफे पर बैठ गई। इतनी देर से रुकी हुई सांसों को वो अब जाकर सुकून से ले पा रही थी। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा था कि वो उसे पहचान जाएगा, लेकिन बात करने के अंदाज से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन वो मुझे देख किस तरह से रहा था? सच में बदतमीज है। उस दिन मैंने इसे थप्पड़ मारकर बिल्कुल सही किया था। रति मन ही मन उसे कोसने लगी। अब ये 4 बार कॉफी पिए या 5 बार, मुझे क्या? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कॉफी मशीन कहाँ है?
रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर उसे सब बता दिया। गैलरी के कोने में एक छोटा सा स्पेस बना था जहाँ टेबल कुर्सी लगी थी। पास ही एक स्लैब था जिस पर कॉफी मशीन और फ्रिज रखा था। थोड़ा अंदर जाने पर एक ग्लास रैक था जहाँ चिप्स और बिस्किट के पैकेट रखे थे। रति ने जल्दी से कॉफी बनाई और अभिमन्यु के कैबिन में चली गई जहाँ वो कोई डिजाइन बनाने में बिजी था। उसने कॉफी टेबल पर रखी और कहा, सर कॉफी। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, रति ने पूछा, सर मैं अब जाऊं? अभिमन्यु बोला, हाँ जाओ। उसके जाते ही अभिमन्यु के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। कॉफी की एक चुस्की लेते हुए उसने बुदबुदाया, नाइस कॉफी। अभिमन्यु का कैबिन कांच का था जहां से वो रति के कैबिन को साफ देख सकता था, लेकिन रति को बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता था। रति जैसे ही अपनी सीट पर बैठी उसने राहत की सांस ली। कैबिन में एसी चल रहा था और बाहर का मौसम भी अच्छा था। फिर भी टेंशन की वजह से उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। वो डेस्क पर रखी कॉपी से खुद को हवा करने लगी। उसकी ये सारी हरकतें अभिमन्यु बड़े गौर से देख रहा था। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए मन में बोला, पागल लड़की, इसका मतलब ये वही लड़की है जिसने उस दिन गाना गाया था। लेकिन माँ तो इसकी बेटी के बारे में बात कर रही थी। ये खुद तो बच्ची जैसी है, माँ भी ना। हो सकता है इसकी दीदी की बेटी हो या कोई और रिश्तेदार। उन्हें गलतफहमी हो गई होगी। अभी मीटिंग में थोड़ा समय था। रति ने अपनी खाली डेस्क को देखा। उसने ड्रॉर खोलकर कुछ पेन, पेंसिल और पेपर निकाले और डेस्क पर रख दिए। वो पेपर पर कुछ ड्रॉ करने की सोच ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। रति ने फोन उठाया। हेलो। अभिमन्यु उसे कांच के पार से देखते हुए बोला, मीटिंग में 15 मिनट बचे हैं, जल्दी से मिस्टर अहलूवालिया से कांटेक्ट करो। नंबर स्वीटी से ले लेना और अपने फोन में सेव कर लेना। और हाँ, मीटिंग में तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। रति चौंक गई। क्या? अभिमन्यु ने पूछा। कोई दिक्कत? रति फोन पर ही थी लेकिन डर के मारे ना में अपना सिर हिलाने लगी। अभिमन्यु ने टोकते हुए कहा, ये गाय की तरह सिर क्यों हिला रही हो? रति हैरान होकर कभी फोन को देखती तो कभी अपने कैबिन को। उसने सोचा, पक्का यहाँ कोई कैमरा लगा है। अभिमन्यु अपनी हंसी दबाते हुए बोला, तुम्हारे कैबिन में कोई कैमरा नहीं लगा है। जल्दी से बात करो, मुझे हर काम वक्त पर चाहिए। गॉट इट? रति हड़बड़ाते हुए बोली, यस सर। उसने जल्दी से गूगल सर्च किया। कंपनी से करीब 15 मिनट की दूरी पर एक 5 स्टार होटल था। ठंड की शुरुआत हो रही थी, इसलिए उसने होटल के लॉन में मीटिंग फिक्स करवा दी। रति को जब भी किसी प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना होता था तो उसे ऐसी ही खुली जगह पसंद आती थी। वो मिस्टर साहिल से भी बात कर चुकी थी। वो जल्दी से अपना पर्स और डायरी लेकर अभिमन्यु के कैबिन के बाहर पहुंची। दरवाजा खटखटाते हुए उसने पूछा, मे आई कम इन सर? अभिमन्यु ने कहा, यस कम इन फाइल्स को पकड़ो और पेन डायरी भी साथ रख लेना। मुझे पता है कि ये तुम्हारी पहली जॉब है। सिफारिश से तुम यहाँ पहुंच तो गई हो, लेकिन अगर काम में लापरवाही हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभिमन्यु ऐसा ही था। मन में चाहे जितने भी जज्बात हों, वो अपनी भावनाओं को काम के बीच नहीं आने देता था। उसे काम में ढिलाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। रति को सिफारिश वाली बात सुनकर बहुत बुरा लगा। अभी कुछ देर पहले जो चेहरा खुशी और उत्साह से चमक रहा था, अभिमन्यु के इन कड़वे शब्दों को सुनकर पल भर में मुरझा गया। रति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब उसे किसी के नीचे काम करना पड़ेगा और कोई इस तरह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। खैर, वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी की राहों में फूलों से ज्यादा कांटे बिखरे हैं, जिन्हें उसे खुद ही चुनकर हटाना है। जब तक उसे कहीं और नौकरी नहीं मिल जाती, वो इसे छोड़ भी नहीं सकती थी। इसलिए मन मारकर वो उसके पीछे चल दी। आंखें नम थीं, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। बाहर अभिमन्यु की कार खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर शुब्बू बैठा था। अभिमन्यु हमेशा की तरह पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। रति को उसके साथ बैठना ठीक नहीं लगा और जब अभिमन्यु ने भी कुछ नहीं कहा तो वो आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। अभिमन्यु कार में लैपटॉप ऑन करके मीटिंग की डिटेल्स देखने लगा, जबकि रति की नजरें बाहर की तरफ थीं। अचानक अभिमन्यु की नजर रति पर पड़ी। सुबह जब वो मिली थी तो घबराई हुई जरूर थी, लेकिन उसका चेहरा खिला हुआ था। अब वैसा नहीं था। चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। अभिमन्यु को अपनी कही बात याद आई। उसे थोड़ा बुरा लगा कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा रूखा बोल दिया था। कुछ ही देर में दोनों वेन्यू पर पहुंच गए। होटल के चारों तरफ एक बेहद खूबसूरत झील थी। बाहर लॉन में ही मीटिंग का सेटअप था, जहां से झील का नजारा साफ दिख रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और धूप भी अच्छी खिली थी। कुल मिलाकर रति ने मीटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह चुनी थी। अभिमन्यु को भी वहां आकर अच्छा लगा। वे दोनों बैठे ही थे कि मिस्टर साहिल अहलूवालिया वहां पहुंच गए। उनकी उम्र करीब 35 साल थी, लेकिन खुद को काफी मेंटेन रखने के कारण वो 29-30 के ही लगते थे। अभिमन्यु ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर अहलूवालिया। मिस्टर अहलूवालिया बोले, हेलो राठौर साहब। तभी साहिल की नजर रति पर गई। अभिमन्यु ने परिचय कराते हुए कहा, ये है रति राठौर। साहिल ने हैरान होकर पूछा, आपकी वाइफ? रति और अभिमन्यु एक साथ बोल पड़े, नो। रति ने हड़बड़ाते हुए संभाला, दरअसल हमारा सरनेम एक ही है। फिर साहिल से हाथ मिलाते हुए बोली, मैं इनकी असिस्टेंट हूँ, मिसेस रति राठौर। मिसेस शब्द सुनते ही अभिमन्यु के कान खड़े हो गए। उसने हैरान नजरों से रति को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो शादीशुदा है। इसका मतलब माँ सच कह रही थी कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन इसकी उम्र तो इतनी कम है। साहिल ने रति से कहा, आई एम वेरी सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। रति ने मुस्कुराकर बात संभाली, अरे कोई बात नहीं, चलिए अब काम की बात करते हैं। उसने फाइल अभिमन्यु की तरफ बढ़ाई। अभिमन्यु जैसे होश में आया और रति पर एक नजर डालकर मीटिंग शुरू की। मीटिंग खत्म होने के बाद तीनों ने साथ में लंच किया। साहिल ने कहा,
मिस्टर राठौर, आज जब मैं ऑफिस से निकला था तो मेरा मूड बहुत खराब था, लेकिन यहाँ आकर मन को बहुत सुकून मिला। बहुत खूबसूरत जगह है ये। अभिमन्यु ने रति की तरफ देखा और कहा, मिस्टर अहलुवालिया, ये जगह रति ने ही चुनी है। साहिल ने कहा, ओह रियली, सच में? आपकी पसंद की तरह ये जगह भी बेहद खूबसूरत है। साहिल का रति की इतनी तारीफ करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मिस्टर अहलुवालिया ने कहा, वैसे आपके पति क्या करते हैं रति जी? रति ने बात बदलते हुए कहा, सर आपने ये डिश तो ट्राई ही नहीं की, प्लीज लीजिए ना। अभिमन्यु समझ गया कि वो सवाल को टाल रही है। साहिल भी समझदार था, इसलिए उसने मौके की नजाकत देखकर दोबारा पूछना ठीक नहीं समझा। वो एक जिंदा दिल इंसान था जिसे अपने आसपास खूबसूरत चीजें पसंद थीं। लंच के बाद दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और साहिल वहां से चला गया। वापसी में कार जब ऑफिस की तरफ मुड़ी, लेकिन अभिमन्यु का दिमाग बस उस मिसेस शब्द पर अटका हुआ था। वो पूछना चाहता था कि उसका पति कौन है, कहाँ है, लेकिन ऐसा पूछना उसका निजी मामला होता। उसने सामने के शीशे में फिर देखा। उसकी नजरें रति की गहरी भूरी आंखों से टकराईं। न जाने क्यों ये आंखें उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थीं। बाहर से शांत दिखने वाले अभिमन्यु के अंदर सवालों का शोर मचा हुआ था। अभिमन्यु की नजर रति से हट नहीं रही थी। उस दिन जब उसने अनजाने में रति को अपनी बाहों में थामा था तो एक अजीब सा एहसास हुआ था। वो चेहरा दिनों तक उसके दिल से नहीं निकला था और आज वो उसके सामने थी। ऑफिस पहुंचते ही डिजाइनिंग टीम के साथ मीटिंग थी। इस टीम में 10 लोग थे, 4 लड़कियां और 6 लड़के। रति का अभी तक किसी से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। मीटिंग रूम में सभी अपनी जगह बैठ चुके थे। अभिमन्यु भी आ गया था, लेकिन मीटिंग शुरू नहीं हो रही थी। सभी हैरान थे कि किसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभिमन्यु की नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं। तभी रति हाथ में फाइलें लिए तेज कदमों से अंदर आई और सबके बीच बैठ गई। अभिमन्यु ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ये है मेरी असिस्टेंट रति। उसने जानबूझकर राठौर नहीं बोला ताकि सरनेम को लेकर दोबारा कोई ड्रामा ना हो। अभिमन्यु ने कहा, चलिए अब काम शुरू करते हैं। विंटर कलेक्शन लॉन्च होने में सिर्फ 1 महीना बचा था और काम बहुत ज्यादा था। कुछ डिजाइन्स फाइनल हो चुके थे, लेकिन अब मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर नए डिजाइन तैयार करने थे। बातचीत के दौरान अभिमन्यु ने गौर किया कि मीटिंग में बैठे लड़कों का ध्यान काम से ज्यादा रति पर था। वहीं रति चुपचाप सर झुकाए अपने बालों की लटों से खेल रही थी। ये देखकर अभिमन्यु को अचानक तेज गुस्सा आ गया। उसकी टीम ने आज तक कभी ऐसी लापरवाही नहीं की थी, लेकिन आज एक लड़की को देखकर सबका ध्यान भटक रहा था। वो गुस्से में बोला, रति आपका ध्यान कहाँ है? रति घबराकर बोली, सर आपकी बात पर ही है। लेकिन आप तो सर नीचे किए न जाने किन ख्यालों में खोई थी, बताइए अभी तक मैंने क्या कहा? रति घबराकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। सर वो यहाँ से नहीं, प्रोजेक्टर के पास जाकर एक एक चीज बारीकी से समझाइए जो मैंने अभी तक कही है, अभिमन्यु ने रूखे स्वर में कहा। अभिमन्यु को रति के साथ इस तरह व्यवहार करते देख टीम के बाकी लोगों को भी बहुत बुरा लगा। रति शांत रहकर प्रोजेक्टर के पास गई। उसने एक लंबी सांस ली और मन में कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो अधीरा। इसके बाद उसने एक एक डिजाइन को इतनी बारीकी और तसल्ली से समझाया कि सब दंग रह गए। उसका कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका शानदार था। यहाँ तक कि जो बातें अभिमन्यु ने नहीं बताई थी, रति ने उन्हें भी जोड़कर सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। जैसे ही प्रोजेक्टर बंद हुआ, टीम की एक लड़की सोनिया ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वाह सुपर्ब रति, बहुत अच्छा समझाया तुमने। बाकी सब भी उसकी तारीफ करने लगे, सिवाय अभिमन्यु के। अभिमन्यु उठते हुए रूखेपन से बोला, मीटिंग इज ओवर। वो सीधे अपने कैबिन में चला गया। गुस्से में उसने अपनी टाई ढीली की और ब्लेजर उतारकर कुर्सी पर फेंक दिया। उसे एक अजीब सी घुटन हो रही थी। वो समझ रहा था कि वो बेवजह अपना गुस्सा रति पर निकाल रहा है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। आखिर क्यों उसका शादीशुदा होना उसे इतना चुभ रहा था? उधर मीटिंग रूम में सोनिया ने रति से कहा, रति सर ऐसे ही गुस्सैल हैं, कब किस बात पर भड़क जाए पता नहीं चलता, लेकिन आज उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। खैर उन्हें बुरा लगता है अगर कोई उनकी बात ध्यान से ना सुने। रति ने कहा, हाँ मैं धीरे धीरे उन्हें समझ रही हूँ। वो अपने कैबिन में आई और थक कर कुर्सी पर बैठ गई। सुबह से ही आज बहुत भागदौड़ हो गई थी। कांच के पार बैठे अभिमन्यु ने उसे देखा। उसे देखकर उसके दिल को सुकून तो मिला, लेकिन मिसेस शब्द याद आते ही उसका मन फिर कड़वाहट से भर गया। उसने देखते ही देखते रति को फोन मिलाया। रति ने अभी आंखें बंद ही की थीं कि फोन बज उठा। हेलो। वो जानती थी कि ये फोन मिस्टर राठौर का ही होगा। अभिमन्यु ने कहा, कॉफी लेकर कैबिन में आओ। रति तुरंत कॉफी लेकर उसके कैबिन के बाहर पहुंची। दरवाजा खटखटाते हुए बोली, मे आई कम इन सर? अभिमन्यु कुर्सी पर सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। उसने कहा, कम इन। रति ने टेबल पर कप रखते हुए कहा, सर कॉफी। जब उसने कुछ देर तक आंखें नहीं खोली तो रति ने पूछा, सर मैं जाऊं? अभिमन्यु ने आंखें खोलते हुए कहा, तुम्हें घर जाने की बड़ी जल्दी रहती है। उसने कॉफी की एक चुस्की ली और रति को गौर से देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम शादीशुदा हो, न मांग में सिंदूर न गले में मंगलसूत्र। रति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि बॉस को उसके पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है। अभिमन्यु ने आगे पूछा, सुना है तुम्हारी एक बेटी है? रति ने छोटा सा जवाब दिया, जी। उसकी उम्र क्या है? 3.5 साल। पति का नाम? अब रति को सच में गुस्सा आने लगा था। वो जतिन के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अतीत का एक ऐसा हिस्सा था जिसे वो भुलाना चाहती थी। रति ने तल्ख होकर कहा, सर आप मेरी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। इस तरह के सवालों का ऑफिस के काम से क्या लेना देना?
अभिमन्यु भी गुस्से में आ गया। मुझे अपने हर एम्प्लॉय के बारे में जानने का पूरा हक है। कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं तो बस नाम पूछ रहा हूँ। पति का नाम तो जानती हो ना? या उसके साथ नहीं रहती? या फिर ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़कर भाग गया? रति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु इतनी गिरी हुई बात कहेगा। उसने गुस्से से कांपते हुए कहा, सर, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ? अभिमन्यु ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, जो अपनी इस खूबसूरती के जाल में सबको रिझाती हैं। पहले मेरी मम्मा, फिर आज साहिल अहलूवालिया और अभी ऑफिस मीटिंग में वो लड़के। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ? देख नहीं रहा कि तुम किस तरह सबको अपने आगे पीछे घुमा रही हो? रति स्तब्ध रह गई। कोई उसके साफ सुथरे चरित्र पर इस तरह की कीचड़ उछालेगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। अभिमन्यु को जब से पता चला था कि रति शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है, वो जैसे सुध बुध खो बैठा था। उसकी छटपटाहट और सारा गुस्सा रति पर निकल गया था। ऊपर से आसपास के लोगों की उठती निगाहें उसे चुभ रही थीं। उसने आज तक किसी लड़की से बदतमीजी नहीं की थी। चरित्र पर सवाल उठाना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन आज गुस्से में उसने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। रति वही लड़की थी जिसकी आवाज सुनकर वो बेचैन हो उठा था। उस दिन पंडाल में जब उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी तो वो उससे मिलने के लिए बेताब हो गया था। उसकी एक झलक पाने के लिए तड़प उठा था। उधर रति ने अभिमन्यु की कड़वी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चाहती तो करारा जवाब दे सकती थी, लेकिन उसकी नजर में अभिमन्यु एक बदतमीज और चिड़चिड़ा इंसान था, जो बिना वजह अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालता था। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वो अब यहाँ नौकरी नहीं करेगी। दूसरी तरफ ऑफिस से निकलते निकलते अभिमन्यु को भी एहसास हो गया था कि उसने गुस्से में रति को बहुत ज्यादा सुना दिया था। रति की गलती ही क्या थी? कुछ भी तो नहीं। अगर कोई उसे देख रहा था या उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था तो उसे जलन क्यों हो रही थी? वैसे भी वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। फिर क्यों उसकी आंखें और उसकी आवाज उसे बार बार अधीरा की याद दिलाती हैं? अधीरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्यों रति को देखते ही वो मेरे जहन में लौट आती है? वो नहीं है, इस बात पर मेरा दिल यकीन क्यों नहीं करता? मैं जानता हूँ कि उसके करोड़ों फैंस की तरह मैं भी बस उसकी आवाज का दीवाना था, लेकिन उस एक रात के बाद क्या हो गया है मुझे? क्यों हर पल उसके होने का एहसास होता है? इससे तो अच्छा था कि मैं उससे कभी मिला ही ना होता। मैं भी दूसरों की तरह बस एक आम फैन बनकर रहता। वो मेरी रूह में इस कदर कैसे समा गई कि अब उसके अलावा कोई और अच्छा ही नहीं लगता। शाम के 6 बज चुके थे। अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए। अभिमन्यु अपने कैबिन की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था। कैबिन से लगी एक छोटी सी बालकनी थी, वो वहीं चला गया। रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी और प्रकृति की इस खूबसूरती ने उसके अशांत मन को थोड़ी राहत दी। तभी उसकी नजर सामने सड़क पर पड़ी। बस स्टैंड पर रति खड़ी थी। वो खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वहां खड़े बाकी लोग बिना बस का इंतजार किए कैब लेकर जा रहे थे। रति भी कैब कर सकती थी, लेकिन नौकरी छोड़ने का फैसला करने के बाद वो फूंक फूंक कर पैसे खर्च कर रही थी। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, कैसी लड़की है, इतनी तेज बारिश में बस का इंतजार कर रही है, और इसका पति भी कितना लापरवाह है, कम से कम अपनी पत्नी को लेने तो आ सकता था। रति के पति का ख्याल आते ही उसका मन खट्टा हो गया। कुछ देर बाद उसने रति को बस में चढ़ते देखा। जब सारा स्टाफ चला गया तो अभिमन्यु भी भारी मन से घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर रति अपनी बेटी मिष्टी को क्रैच से लेकर आई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, इसलिए उसने सबसे पहले शावर लिया। सुबह से दौड़ भाग के कारण वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने शाम के नाश्ते की जगह सीधे रात का खाना ही बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने मिष्टी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। मिष्टी ही तो वो वजह थी जिसके लिए वो जी रही थी और जिसके दम पर उसे ये दुनिया खूबसूरत लगती थी। मिष्टी दिन भर क्रैच में बच्चों के साथ खेलने के बाद थक कर जल्दी सो गई, लेकिन रति की आंखों में नींद कहाँ थी। सुबह ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था वो सब उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि उसे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना ही होगा। रात गहरा चुकी थी, बारिश थम गई थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रति का दिल बहुत नाजुक था, जो दुनिया के सामने तो खुद को मजबूत दिखाता था, लेकिन अकेले में कभी कभी सिसक पड़ता था। वहीं अभिमन्यु अपने कमरे से लगी बालकनी में बेचैनी से टहल रहा था। जब से उसे पता चला था कि रति इसी सोसाइटी में रहती है, वो बस एक बार उसे देखना चाहता था। आज ऑफिस में जो कुछ हुआ उसे लेकर वो गिल्ट से भरा हुआ था। तभी रति की दर्द भरी आवाज हवा में तैरती हुई अभिमन्यु के कानों तक पहुंची। वही जानी पहचानी सुरीली आवाज सुनकर अभिमन्यु खुद पर और गुस्सा आने लगा। वही जानी पहचानी सुरीली आवाज सुनकर अभिमन्यु खुद पर और गुस्सा आया कि उसने ऐसी साफ दिल लड़की को इतना भला बुरा कह दिया। अभिमन्यु ने डिनर के नाम पर अपनी प्लेट में सिर्फ एक रोटी ली थी। उर्मिला जी उसकी प्लेट देखकर चिंतित हो गईं। क्या हुआ अभी, सिर्फ एक रोटी? भूख नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है? अभिमन्यु ने फीकी आवाज में कहा, नहीं माँ, बस भूख नहीं है। वह खुद उर्मिला जी से रति के बारे में पूछना चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करे। तभी उर्मिला जी ने खुद ही पूछ लिया, बेटा वो लड़की रति, तुमने उसे जॉब पर रख लिया ना? अभिमन्यु ने जवाब दिया, हाँ माँ, उसका पूरा नाम रति राठौर है, वह मेरी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है। राठौर? अच्छा, मुझे उसका सरनेम नहीं पता था। उर्मिला जी ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू अभी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बेचारी अकेली है और सिर पर छोटी बच्ची की जिम्मेदारी भी है। अभिमन्यु ने संकोच छोड़ते हुए पूछा, माँ, क्या उसका पति या परिवार वाले उसके साथ नहीं रहते? मैं ज्यादा तो नहीं जानती बेटा, उसे यहाँ आए मुश्किल से 10 दिन हुए हैं।
नम्रित बता रही थी कि वह एक सिंगल मदर है। उसका अतीत कैसा था इस बारे में वह किसी से बात नहीं करती। फिर कुछ सोचकर उर्मिला जी ने धीमे से कहा, देखो मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं बस ये कह रही थी कि रति की जो बेटी है ना मिष्टी, उसकी आंखें बिल्कुल अभिमन्यु की तरह नीली हैं। आनंद जी और अभिमन्यु ने हैरान होकर एक साथ कहा, तो? अरे मेरा मतलब है कि उसकी शक्ल अपनी माँ से बिल्कुल नहीं मिलती। उर्मिला जी ने सफाई दी। आनंद जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो अपने पिता से मिलती होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उर्मिला जी चुप हो गईं, लेकिन उनके मन में विचार चल रहे थे। पता नहीं क्यों, पर मिष्टी का चेहरा इससे बहुत मिलता है। काश यह सिर्फ मेरा वहम ना हो। अगर इनसे कुछ और कहूंगी तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी उस लड़की का सरनेम भी राठौर है। उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी, लेकिन हवा में एक ऐसा सच तैर रहा था जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। हालांकि उर्मिला जी ने मिष्टी की बस एक छोटी सी झलक ही देखी थी, लेकिन उसी पल उन्हें उस बच्ची में अपने बड़े बेटे का अक्स दिखाई दे गया। उनका बड़ा बेटा और अभिमन्यु का जुड़वा भाई कोई और नहीं बल्कि जतिन राठौर था। जतिन अपने भाई अभिमन्यु से केवल 5 मिनट बड़ा था। जुड़वा होने के बावजूद दोनों की शक्लें एक जैसी नहीं थी, पर उनकी आंखें एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी। जतिन ने अपने परिवार को रति से शादी करने की बात फोन पर बताई तो थी, लेकिन नेटवर्क खराब होने के कारण ज्यादा बात नहीं हो सकी थी। वो मिशन से लौटकर इस बारे में बात करना चाहता था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो खुद तो घर नहीं लौटा, लेकिन उसकी शहादत की खबर पहले आ गई। उसके बाद परिवार ने दिल्ली जाकर रति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो वहां होती तब तो मिलती। वे लोग नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए इस बड़ी दुनिया में उसे खोजना नामुमकिन जैसा था। बाद में जतिन के दोस्त हिमांशु ने उन्हें बताया कि रति मां बनने वाली थी। हिमांशु से ये बात पता चलते ही वे लोग उससे मिलने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने रति के नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन हमेशा बंद ही आता रहा। दूसरी तरफ रति ने भी कभी जतिन के परिवार से मिलने या उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, कम से कम तब तक जब तक उसे अपनी गंभीर बीमारी का पता नहीं चला था। हिमांशु का नंबर उसके पास सेफ था और ये उसकी खुशकिस्मत थी कि हिमांशु ने अपना नंबर बदला नहीं था। शिमला जाने से करीब 1 हफ्ते पहले रति ने हिमांशु से बात की थी, जिससे उसे पता चला कि जतिन का परिवार इन दिनों शिमला में ही रह रहा है। वो मिष्टी को उसके दादा दादी को सौंपने शिमला जा रही थी, क्योंकि रति के पास अब जीने के लिए कुछ ही दिन या शायद कुछ घंटे ही बचे थे। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वो अमित की घिनौनी साजिश का शिकार हो गई। सुबह का समय था। रति रोज की तरह मिष्टी को क्रैच में छोड़कर सोसाइटी के बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी सोसाइटी के गेट से एक बड़ी सी गाड़ी बाहर निकली। वो अभिमन्यु की कार थी। अभिमन्यु का ध्यान बाहर की तरफ ही था। रति ने ऑफ वाइट रंग का लंबा सलवार सूट पहना हुआ था, गले में गुलाबी रंग का बंधेज दुपट्टा था और पैरों में मोजरी। उसे इस सादगी में ऑटो का इंतजार करते देख अभिमन्यु के मन में ये ख्याल आया, आते हो जब तुम सामने मेरे, देख पाते हैं तुमको हम फिर कहाँ, दिल फिर कहीं होता है और होश फिर रहता कहाँ। अभिमन्यु ने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। अपने सामने अचानक गाड़ी आकर रुकती देख रति हड़बड़ा गई और झिझकते हुए थोड़ा पीछे हट गई। अभिमन्यु ने कार का शीशा नीचे किया और आवाज दी, रति। रति ने हैरान होकर देखा और कहा, गुड मॉर्निंग सर। आखिरकार वो उसका बॉस था, इसलिए शिष्टाचार निभाना जरूरी था। अभिमन्यु ने कहा, गुड मॉर्निंग, अंदर आओ, कार में बैठो। रति ने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, बस ऑटो आता ही होगा। अभिमन्यु समझ गया कि वो कल वाली बात को लेकर अब भी नाराज है। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। अभिमन्यु रति के पास आया और बोला, रति अंदर बैठो। रति ने मना करते हुए कहा, सर मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। अभिमन्यु ने नरमी से कहा, देखो रति, मैं कल के बर्ताव के लिए सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज गाड़ी में बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। रति ने कहा, अरे सर आप क्यों शर्मिंदा होंगे, आप जाइए, देखिए कैसे सब लोग हमें ही घूर रहे हैं। अभिमन्यु मुस्कुराया, वे तो देखेंगे ही, इसीलिए कह रहा हूँ, चुपचाप अंदर बैठ जाओ। रति को थोड़ा गुस्सा आ गया, आप बेवजह तमाशा क्यों बना रहे हैं? मुझ जैसी आम लड़की को तो इन सब बातों की आदत है, लेकिन लोग बिना वजह आपके बारे में बातें बनाएंगे। अभिमन्यु ने भी थोड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, अब तुम खुद बैठ रही हो या मैं तुम्हें गोद में उठाकर बिठाऊं? रति ने हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी की, आप ऐसा करेंगे? उसकी मासूमियत और बार बार पलके झपकाने के अंदाज को देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कान आ गई। अभिमन्यु ने कहा, हाँ अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे यही करना पड़ेगा, फिर जो लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं वे वीडियो भी बनाने लगेंगे। वैसे भी हम दोनों को एक ही जगह जाना है, तो साथ जाने में क्या बुराई है? रति पहले ही उसका गुस्सा देख चुकी थी और जानती थी कि वो अपनी बात का पक्का है, इसलिए वो बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। मगर उसने पीछे अभिमन्यु के साथ बैठने के बजाय आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट चुनी। उसकी इस नादान हरकत पर अभिमन्यु अपनी हंसी नहीं रोक पाया। जब दोनों एक साथ ऑफिस पहुंचे तो स्टाफ के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। रति ने इन बातों को पूरी तरह अनदेखा किया, लेकिन अभिमन्यु ने एक तीखी नजर सब पर डाली। रति बेहद खूबसूरत थी और अभिमन्यु का व्यक्तित्व भी बेहद प्रभावशाली था। ऑफिस के दूसरे ही दिन बॉस के साथ आने की वजह से रति सबकी चर्चा का विषय बन गई थी। कैबिन में कदम रखते ही अभिमन्यु ने कहा, रति एक कड़क कॉफी लाना। रति ने कहा, जी सर। थोड़ी देर बाद उसने टेबल पर कॉफी का कप रखा और साथ ही एक कागज भी रख दिया। कॉफी की चुस्की लेते हुए अभिमन्यु ने पूछा, ये क्या है? रति ने शांति से जवाब दिया, सर ये मेरा इस्तीफा है। ये सुनकर अभिमन्यु हैरान रह गया।
क्योंकि वो जानता था कि रति को इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। उसने पूछा, अचानक इस्तीफा देने की क्या वजह है? रति ने कहा, सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये नौकरी क्यों छोड़ रही हूँ। अभिमन्यु अपनी कुर्सी से उठा और उसके करीब आकर बोला, देखो रति, मैं सच में कल की बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने गुस्से में वैसा क्यों कह दिया। रति ने कहा, कोई बात नहीं सर, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं यहाँ सिफारिश के दम पर ही तो आई हूँ। कल को फिर किसी बात पर आपको गुस्सा आएगा और फिर आप शर्मिंदा होंगे। इसलिए इस सिलसिले को यहीं खत्म कर देना ही ठीक है। मेरा यहाँ से चले जाना ही सही फैसला होगा। अभिमन्यु समझ गया कि रति अब मन बना चुकी है, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन तुम इस तरह तुरंत नौकरी नहीं छोड़ सकती। कंपनी का नियम है कि तुम्हें 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना होगा। रति ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? अभिमन्यु वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मतलब ये कि तुम्हें 1 महीने तक यहाँ काम करना होगा। उसके बाद तुम जहाँ चाहो जाने के लिए आजाद हो। रति ने गहरी सांस ली। ठीक है, कोई बात नहीं, 30 दिन की ही तो बात है, कट जाएंगे। उसके कैबिन से बाहर जाते ही अभिमन्यु उदास हो गया। वो किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रति काम छोड़े। उसके दिल में रति के लिए अनजाने ही कुछ एहसास जागने लगे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने एचआर को फोन मिलाया। अभिमन्यु ने कहा, भारती। भारती ने जवाब दिया, जी सर। अभिमन्यु ने कहा, रति राठौर के जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं वे अभी मेरे कैबिन में लेकर आओ। भारती बोली, जी सर, अभी लाती हूँ। इस्तीफा देने के बाद रति बाहर तो आ गई थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी कि अब आगे क्या होगा। यहाँ वेतन अच्छा मिल रहा था, जिससे वो और मिष्टी आराम से रह सकते थे और वो अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य दे सकती थी। लेकिन क्या स्वाभिमान की कीमत पर? क्या वो हर रोज किसी की कड़वी बातें सिर्फ इसलिए सहे क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी? नहीं, अब और नहीं। उसने खुद को ढांढस बंधाया। मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। भगवान मुझसे शायद कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, तभी तो एक के बाद एक मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हे भगवान, आप परीक्षा लेते रहिए। आपकी अधीरा मलिक हर मुश्किल के लिए तैयार है। वो सोचने लगी कि जब उसके अपने ही परिवार ने उसे अधीरा मलिक से रति राठौर बनने पर मजबूर कर दिया, तो फिर बाहरी लोगों से क्या उम्मीद रखना। उसकी जिंदगी अब उम्मीदों और झूठे दिलासों के भ्रम से बहुत आगे निकल चुकी थी। जब मुश्किल समय में किसी ने उसका हाथ नहीं थामा, तब भी वो खुद के दम पर खड़ी हुई थी। अब भी उसकी अंतरात्मा की ताकत ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। तभी उसकी नजर मेज पर रखे अखबार पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी मुट्ठी बंद गई। अखबार के मेन पेज पर अमित और नैना की एक बड़ी सी तस्वीर छपी थी, जिसमें उनकी शादी की खबरें छाई हुई थी। रति ध्यान से वो खबर पढ़ने लगी। रति का मन किया कि वो अभी जाकर उन दोनों से सवाल करे, लेकिन उसकी किस्मत ने उससे ये हक भी छीन लिया था। वो खुद को शांत कर चुपचाप बैठ गई। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने फोन उठाकर एक नंबर मिलाया। रति ने कहा, हेलो अंकल। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो बेटा, इतने दिनों बाद तुम्हें अपने अंकल की याद आई? रति ने कहा, नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, बस नए शहर में खुद को ढालने और सब कुछ व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लग गया। अंकल ने प्यार से डांटते हुए कहा, बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम बस एक बार मुझसे कहती, सब कुछ तुम्हारे कदमों में होता। रति ने भावुक होकर कहा, अंकल मैं यही तो नहीं चाहती थी। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकती हूँ। बाकी सबको तो मैं परख चुकी हूँ। धनराज अंकल ने लंबी सांस ली। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, वो सब कुछ तुम्हारा ही था, लेकिन तुमने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। रति ने कहा, धनराज अंकल, अधीरा तो उसी दिन मर गई थी, अब उसका किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। अंकल ने कहा, तुम इंदौर क्यों नहीं चली गई? वहाँ रति का अपना एक अच्छा सा घर था, वहाँ रहती तो तुम्हें इतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ती, और ऊपर से तुम मेरी मदद भी स्वीकार नहीं करती। रति ने कहा, अंकल वो सब कुछ अब सिर्फ मिष्ठी का है। मुझे तो पहले रति के घर के बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन आपकी वजह से ही रति की वसीयत और संपत्ति मिष्ठी के नाम हो पाई। फिर थोड़ा संकोच करते हुए रति बोली, अंकल मुझे आपसे एक और मदद चाहिए। धनराज अंकल ने पूछा, कैसी मदद बेटा? रति ने कहा, अंकल रति के सास ससुर शायद शिमला में रहते हैं। उस हादसे के वक्त रति मेरे साथ वहीं जा रही थी। अंकल ने कहा, हाँ तुमने मुझे इस बारे में बताया था। रति ने आगे कहा, उसने अपने पति का नाम जतिन राठौर बताया था। क्या आप प्लीज शिमला में उसके परिवार के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं? अंकल थोड़े चिंतित हुए, लेकिन क्यों? अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो शायद वे मिष्टी को तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। रति ने समझाया, लेकिन अंकल जहाँ तक मैं जानती हूँ उन्होंने कभी रति को साक्षात नहीं देखा था, और वैसे भी हादसे के बाद रति का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। डॉक्टरों ने मुझे जो नया चेहरा दिया है वो अब रति की पहचान बन चुका है। अंकल ने पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? रति ने कहा, मुझे नहीं पता अंकल, वे लोग बुजुर्ग हैं, शायद उन्हें इस उम्र में किसी सहारे की जरूरत हो। अगर वे मिल जाए तो। अंकल ने प्यार से कहा, तुम अब भी वैसी ही हो अधीरा। अमित अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है और तुम रति बनकर उसके शहीद पति की विधवा के रूप में पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो। तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैंने तुम्हारे पिता अमितेश से पहले ही कहा था कि अमित तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन। रति ने बात काटते हुए कहा, अंकल अब उन पुरानी बातों को छोड़िए, मुझे आपको एक और बेहद जरूरी बात बतानी है। उस दिन शिमला के रास्ते में जो कुछ भी हुआ था वो कोई सामान्य हादसा नहीं था। धनराज अंकल चौंक गए। हादसा नहीं था तो फिर क्या था? किसी की साजिश थी? रति ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ अंकल, कोई मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था। अंकल हैरान रह गए, क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? रति ने कुछ सोचते हुए कहा, अंकल
मेरे मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? धनराज बोले, सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, अमित। थोड़ी देर बाद रति ने गंभीर होकर कहा, अंकल, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। आपको मीडिया के सामने ये बात लानी होगी कि अधीरा की मौत कोई सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। ये सब कैसे करना है ये आप देख लीजिएगा। मेरी वजह से आज असली रति हमारे बीच नहीं है। मैं खुद को उसकी गुनहगार मानती हूँ। मेरी सांसों की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। धनराज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो एक न एक दिन जरूर फूटता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, उसे कुछ दिन और ऐश कर लेने दो। मैं चाहता हूँ कि अमित की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि कल को अगर अधीरा उसके सामने आ भी जाए तो वो उसे वापस पाने का सपना भी न देख सके। और जहाँ तक बात रति की है, वो वैसे भी गंभीर बीमारी की वजह से कुछ ही दिनों की मेहमान थी। उसका तुमसे मिलना किस्मत का एक फैसला था, ताकि तुम उसकी बेटी मिष्टी की जिम्मेदारी संभाल सको। जिंदगी भगवान ही देता है और वही छीनता भी है, इसलिए खुद को गुनहगार मत समझो। मैं आगे से तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। तुम बहुत मजबूत लड़की हो और तुम्हें वैसे ही रहना है। रति भावुक होकर बोली, अंकल क्या करूं? जब भी मिष्टी को देखती हूँ मुझे रति की याद आ जाती है। उसके पिता तो उसे पहले ही छोड़ चुके थे और अब उसकी माँ भी चली गई। धनराज ने कहा, तुम गलत सोच रही हो अधीरा, अब तुम ही उसकी माँ हो और तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं संभाल सकता। वैसे मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी। अमित और नैना की शादी जयपुर में ही होने वाली है। ये सुनकर रति मुस्कुराई। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे उनके लिए शादी के एक शानदार तोहफे का इंतजाम करना होगा। वैसे अंकल, मेरा दिया हुआ तोहफा वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। धनराज ने पूछा, क्या करने वाली हो बेटा? रति ने कहा, अकेले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। धनराज बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस एक फोन कर देना। मैं जानती हूँ अंकल, जो भी प्लान होगा मैं आपको बता दूंगी। बाय अंकल, रति ने कहा। धनराज ने कहा, बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ अभिमन्यु की टेबल पर रति की फाइलें बिखरी पड़ी थी, लेकिन उसे रति के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। फाइल में पति के नाम की जगह रति के पिता का नाम लिखा था। अभिमन्यु इतना तो समझ गया था कि रति का अपने पति से कोई रिश्ता नहीं था। दरअसल धनराज ने ही इंदौर से रति के सारे डॉक्यूमेंट्स अधीरा तक पहुंचाए थे, जिनमें रति ने अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इसलिए अधीरा के पास भी वही फाइल थी। दोनों में एक अजीब इत्तेफाक था, रति और अधीरा दोनों को ही फैशन डिजाइनिंग पसंद थी। हालांकि अधीरा ने म्यूजिक को अपना करियर चुना था और रति ने फैशन इंडस्ट्री को। असली रति के पास इस क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव था, लेकिन अधीरा ने इस अनुभव का जिक्र अपने बायोडाटा में नहीं किया था, क्योंकि वह रति का हुनर था, अधीरा का नहीं। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाया, इस फाइल में तो कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आता, जब पति साथ नहीं है तो वो उसका सरनेम क्यों इस्तेमाल कर रही है? इसके पिता का नाम तो दयाल शर्मा है, फिर ऐसा क्यों? मुझे इस लड़की की कहानी कुछ अजीब लग रही है। ये सच में इतनी मासूम है या सिर्फ नाटक कर रही है, या फिर इस चेहरे के पीछे कोई और छिपा है? मैं इसकी सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। तभी उसके मन ने उससे सवाल किया, लेकिन क्यों? तुम उसकी सच्चाई क्यों जानना चाहते हो? उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम बिना वजह उसकी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हो? तुम्हारे गुस्से की वजह से उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अगर तुम उसके पीछे पड़े रहे तो हो सकता है वो ये शहर ही छोड़कर चली जाए। वैसे भी मैं उसकी जिंदगी में दखल देने वाला कौन होता हूँ? बस 30 दिन की ही तो बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं आराम से जी तो रहा था, ये मानकर कि अधीरा मुझे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन इस रति के आते ही मुझे फिर से अधीरा का एहसास होने लगा है। मैं उसकी आवाज और उसकी आंखों को कैसे भूल सकता हूँ? मन बहुत बेचैन हुआ तो अभिमन्यु ऑफिस की टेरेस पर चला गया। उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपनी टाई ढीली की, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आयशा का नाम था। अभिमन्यु ने फोन उठाया। हेलो, आयशा ने पूछा। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि रेहान ऑफिस आया हुआ है और तुमसे मिलना चाहता है। मुझे ऑफिस पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभिमन्यु ने पूछा, तुम अब तक ऑफिस नहीं पहुंची? आयशा ने कार चलाते हुए कहा, हाँ, आज थोड़ी देर हो गई। अभिमन्यु ने फोन काट दिया। आयशा ने बड़बड़ाते हुए फोन देखा। इससे अब क्या हुआ? आयशा तुरंत रति को फोन मिलाया। रति, गेस्ट रूम में मिस्टर रेहान शेरगिल बैठे हैं, प्लीज तुम उन्हें अभिमन्यु के कैबिन में ले जाओ और वहीं इंतजार करने के लिए कहो। और हाँ, उनसे चाय या कॉफी के लिए जरूर पूछ लेना, वो हमारे दोस्त भी हैं और पुराने क्लाइंट भी। रति ने जवाब दिया, ठीक है मैम, आप चिंता मत कीजिए। रति को रेहान शेरगिल नाम कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अधीरा के रूप में वह बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाती थी। लाइव कॉन्सर्ट हो या कोई शो, वह सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। उसे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था और ना ही उसके पेशे के लिए ये सही था। वो एक मशहूर सिंगर थी और जानती थी कि किसी से ज्यादा मेलजोल बढ़ाने पर अफवाहें उड़ने में देर नहीं लगती, इसलिए वो पार्टियों से दूर ही रहती थी। रति गेस्ट रूम की तरफ गई, जहाँ एक 27 साल का लड़का अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार से ढका हुआ था। रति ने कहा, मिस्टर शेरगिल। रेहान ने चेहरे से अखबार हटाया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, यस। रति हैरान होकर उसे देखने लगी। वो इस चेहरे को भला कैसे भूल सकती थी? रेहान ने खुद को इस तरह घूरते हुए देखकर मजाकिया लहजे में कहा, हे यार, तुम तो नजर ही लगा दोगी। माना कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन इस तरह कौन घूरता है? रति ने मन ही मन सोचा, ये कभी नहीं सुधर सकता। फिर उसने बात संभालते हुए कहा, सर प्लीज आप अभिमन्यु सर के कैबिन में चलिए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। रेहान बोला, ओ वो खड़ूस आ गया, वैसे तुम कौन हो? रति ने मन में सोचा,
चेहरा बदलते ही मुझे भूल गए। फिर वो जोर से बोली, मैं सर की असिस्टेंट हूँ, रति। बहुत प्यारा नाम है। वैसे तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? रेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। रति के मुंह से अचानक निकल गया, हाँ, आपने अभी बताया ना। उसके इस बेबाक जवाब को सुनकर रेहान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और वो उसे ध्यान से देखने लगा। रति को तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसे डर लगा कि कहीं रेहान को उस पर शक न हो जाए। रति ने बात बदलते हुए कहा, सर चलिए ना। रेहान बोला, अरे हाँ चलो, देर हुई तो वो बिना बात के मुझे डांटेगा। रति रेहान को लेकर अभिमन्यु के कैबिन में गई जहाँ वो पहले से बैठा था। रेहान अंदर आते ही बोला, भाई कहाँ रहता है तू? कितने दिन हो गए तेरा ये सड़ा हुआ चेहरा देखे। रेहान की बात सुनकर रति को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो खुद को रोक रही थी। अगर वो हंस देती तो बॉस का अपमान होता। वहीं अभिमन्यु रेहान को गुस्से से घूरने लगा। रति ने पूछा, सर क्या मैं जाऊं? तभी रेहान ने कहा, सुनो, मेरे लिए अदरक वाली चाय है ना? रति ने बात पूरी की। ये सुनकर रेहान और अभिमन्यु दोनों हैरान रह गए। रेहान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है? दरअसल रेहान को देखते ही रति को पुरानी यादों ने घेर लिया था। वो और रेहान एक बहुत अच्छे दोस्त थे। शायद नैना से भी ज्यादा गहरी उनकी दोस्ती थी। इसलिए आज इतने दिनों बाद रेहान को सामने देखकर रति अपनी भावनाओं में बह गई थी और उसके मुंह से सच निकल गया था। जुबान से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। उसने बोल तो दिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बहाना बनाए। रति ने खुद को संभालते हुए कहा, वो आयशा मैम ने बताया था कि आपको अदरक वाली चाय पसंद है। ओह, आयशा ने बताया था। रेहान ने सिर हिलाया। रति ने अभिमन्यु से पूछा, सर आपके लिए कॉफी? अभिमन्यु ने कहा, वो रति को बहुत ध्यान से देख रहा था। बिना किसी मेकअप के भी वो अपनी सादगी में कितनी खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर पहले अभिमन्यु के मन में जो बेचैनी थी, रति को देखते ही वो सुकून में बदल गई। रति कैबिन से बाहर चली गई, लेकिन अभिमन्यु की नजरें अब भी दरवाजे पर ही टिकी थीं। रति के जाते ही रेहान उछलकर अभिमन्यु की कुर्सी के पास आ गया। अभिमन्यु उसकी इस हरकत पर बोला, तू कभी नहीं सुधरेगा ना? नहीं, और मुझे सुधरना भी नहीं है। अच्छा ये बता, ये खूबसूरत परी कौन थी? रेहान ने उत्सुकता से पूछा। अभिमन्यु ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, उसने अपना नाम तो बताया ही होगा। हाँ, उसने बताया कि वो तुम्हारी असिस्टेंट है, लेकिन इतनी सुंदर लड़की तुम ढूंढकर कहां से लाए? हो गया तेरा नाटक, अब फालतू बकवास बंद कर, अभिमन्यु ने डांटते हुए कहा।